हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आप कंफर्म कर दीजिए कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं। क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सर कहाँ हैं? अपने घर में हैं और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं सर। जल्दी से आप सब लोग तो पहले ये बता दीजिए कि आप सब लोग ठीक हैं या नहीं। इफ यू गाइज आर ओके और नॉट। सब ठीक है? बढ़िया है। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। देवियों सज्जनों, सबका स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इज इट सो? नहीं, मैंने अपना लेक्चर का वीडियो देखा और वो दिख रहा है। आई कैन सी दैट। मैंने एक बैच में जाके देखा था, वो दिख रहा है। अगर फिर भी आपकी किसी स्पेसिफिक बैच में अगर ऐसा हो तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं उसे अपलोड कराता हूं। सर आपने बोला था न्यू रेडी ले जाने की प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, बट रनिंग टू ब्लॉक्ड। रनिंग टू ब्लॉक्ड क्या? अमन सिंह जी, मैंने उसको नहीं बोला था कि उसको मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। न्यू से रेडी स्टेट में जो प्रोसेस अगर जाती है तो उसे कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो एडमिट हो चुकी है और उस टाइम पर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होती है रैम के अंदर। ऐसा मैंने कहा था, ठीक है। टेस्ट नहीं आया अभी तक, ऐसे कैसे हो सकता है? टेस्ट तो मिल गया यार। टेस्ट है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखो। देखो लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट है। पराक्रम बैच है सर, उसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा एक काम करो, तुम लोग ना टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी अपनी बैचेस का नाम बोल दो कि जिस बैच में वो टेस्ट नहीं दिख रहा है मैं अपलोड करा देता हूं क्लास के बाद, ठीक है? हो गया है टेस्ट। देखो बाकी सब लोग तो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? मेरा शो नहीं हो रहा है। हो सकता है पीडब्ल्यू की ऐप की इच्छा नहीं हो तुम्हारा टेस्ट लेने की। वो बोल रही होगी इसका क्या टेस्ट लेना, है ना? हो सकता है तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। जब ऐप खोलते हो ना अपनी शक्ल दिखा के, तो हो सकता है वो ऐप को पसंद नहीं आई तुम्हारी शक्ल। हाँ, कंट्रोल F करके ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करो। लोग बोल रहे हैं नीचे देखो, थोड़ा नीचे जाओ, मिल जाएगा। हाँ, काफी और कितना नीचे जाएंगे ये सब लोग यार, ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। देखो कल एक बहुत ऐसी चीज हुई जिस चीज के लिए मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि कल परसों में मेरे पास ढेरों सारे मैसेजेस आए अलग अलग स्टूडेंट्स के कि सर आईआईटी बॉम्बे का ऑफर आ गया, आईआईसी बैंगलोर का ऑफर आ गया है। पहले काउंसलिंग के पहले राउंड का ऑफर जो है स्टूडेंट्स का आया। और आप लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं, इतने सारे बच्चों ने इतने सारे अलग अलग जगह पे टैग कर रखा है। आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां किसको किसको मिला। तो जिन भी बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया ना कि सर मेरा ये सिलेक्शन हुआ, मेरा यहां सिलेक्शन हो गया, आईआईसी में हुआ, आईआईटी बॉम्बे में हुआ, यहां हुआ, वहां हुआ, उन सबको मैंने सिर्फ एक मैसेज रिटर्न में किया कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ में कि टुडे इज द डे जब जब उस चीज का रिजल्ट आया है जिसके लिए हमने शुरुआत की थी। वो दिन है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। दिस इज द डे वी वांटेड इन आवर लाइफ सिंस द वेरी फर्स्ट डे, जब हमने जिस चीज के लिए शुरुआत की थी वो दिन आज आ गया है। तो आप समझ सकते हैं ना कि जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हो कि हाँ हमारा भी आईआईसी में होगा, आईआईटी बॉम्बे में होगा, आईआईटी कानपुर में होगा, या किसी भी कॉलेज के लिए आप इंतजार कर रहे हो, वो कॉलेज जिस दिन आपको मिलता है बस उस दिन आपकी पूरी जितनी भी मेहनत रहती है सब सफल हो जाती है। चलिए आप एक काम करिए, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। यहां चैट ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसलिए। टेस्ट सीरीज को परचेस करना है सर, अलग से परचेस कर लोगे। अच्छा 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन गए। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे एज होमवर्क एसआरटीएफ के। क्या आप लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए? बनाया? चलो क्विकली मैं सॉल्व कर देता हूं। टाइम 0 पे हमारे पास 2 प्रोसेस है, P1 और P2 दोनों। तो P1 और P2 दोनों अगर हैं तो पहले P1 को रन करेंगे क्योंकि वो छोटी है। टाइम 0 पर 2 प्रोसेस आ चुकी थी। अब एक टाइम यूनिट P1 रन किया और उसके बाद में एक टाइम यूनिट पर P3 आ गई, तो इसको हमने एक टाइम यूनिट रन किया विच रिमेन्स एज, इसका रिमेनिंग टाइम अब हमारे पास बचेगा 5।
और 1 टाइम यूनिट पर P3 आती है जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे छोटा है, तो P3 शेड्यूल हो जाएगी 1 टाइम यूनिट अप टू 2 तक। अब 2 पर फिर से एक प्रोसेस आई जो और छोटी है, इन दोनों से तो छोटी ही है, तो उसको शेड्यूल करेंगे, P4 को। अब P4 जो है वो रन करेगी 3 टाइम यूनिट पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि अगली वाली प्रोसेस जो आ रही है वो तो 9 तक आ रही है, उसके पहले तो प्रीएम्पशन मुमकिन है नहीं, 2 प्रोसेस वैसे ही बड़ी थी, तो सबसे छोटी प्रोसेस हमने P4 पूरी कंप्लीट कर दी। अब क्या करें? अब फिर से P1 का चांस बनाते हैं, P1 को फिर से चांस मिला अप टू 9। 9 मतलब 4 टाइम यूनिट, 4 टाइम यूनिट इसने रन किया। ओके सॉरी, रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 1। अब रिमेनिंग टाइम 1 बचा, मैंने कुछ गड़बड़ की, P1 रन किया था, ठीक है, फिर ये रन किया 1, ठीक है, फिर 5 ये रन हो गया, फिर 4 टाइम यूनिट तक P1 रन किया, जी हां, रिमेनिंग बचा उसका 1। एक और P5 आई, उसका भी रिमेनिंग 1 है, उसका भी रिमेनिंग 1 ही है, तो फिर हमने P1 को फिर से कंटिन्यू किया, 10 तक रन कर दिया। क्यों? क्योंकि 1-1 अगर दोनों का रिमेनिंग टाइम है तो जो पहले आता है उसको ही शेड्यूल करेंगे। अब क्या? अब बस ये तो खत्म हो चुका है, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, अब P5 बची है और P2 बची है। पहले P5 को रन कर देते हैं, क्यों? 1 टाइम यूनिट के लिए है इसलिए 11 तक ये फिनिश हो गए, और आखिरी में P2 को रन कर देंगे अप टू 18 तक। हो गया 6 7 13 3 7। ये ऐसे शेड्यूल बनेगा, देखो एक बार। बाकी का तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये होमवर्क क्वेश्चन था। अगर गैंट चार्ट बन गया एक बार करेक्टली तो फिर बाकी का काम आप आराम से कर पाओगे। अगर कहीं किसी ने गलती की है, गड़बड़ की है, तो वो उसको चेक कर लो एक बार कि कहां गलती हुई, कहां गड़बड़ हुई, समझ लो एक बार। चलो अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला। 0 टाइम पर P1 आया, 0 टाइम पर जब P1 आया, P1 1 टाइम यूनिट चला, 8 रिमेनिंग बचा, और 8 रिमेनिंग बचने के बाद में P2 आ गया 1 पे, P2 आया 1 पे। अब P2 पूरा पूरा चल जाएगा 3 तक। क्यों? क्योंकि अगली प्रोसेस जो है वो 4 पे आ रही है, 3 पे कोई नहीं आया, ठीक है, 4 पे आई तब तक प्रीएम्पशन नहीं होगा, तो P2 को पूरा पूरा चला दो, 3 तक खत्म। अब अगली प्रोसेस आई, नहीं आई, तो फिर से P1 को एक यूनिट का चांस दो 4 तक, रिमेनिंग क्या बचा इसका 7। अब फिर 4 टाइम यूनिट पर P3 आई, ये इसका 7 है, इसका 1 है, P3 को चांस मिलेगा 1 टाइम यूनिट अप टू 5, खत्म। अब P3 पूरी खत्म हो गई, 5 तक आप देखो अगली प्रोसेस आ रही है 6 पे, तो जब तक अगली प्रोसेस नहीं आती P1 को रन करो। P1 को रन किया 1 टाइम यूनिट 6 तक, इसका रिमेनिंग टाइम 6 बचा, और P4 आ गई 6 पे, रिमेनिंग टाइम 2 है, ऑफ कोर्स P4 छोटा है तो P4 को शेड्यूल मिलेगा अप टू 8, खत्म। अब देखो ये 9 पे आ रही है, ये अभी भी अवेलेबल है, इसका मतलब है कि सिर्फ अकेली P1 बची है, फिर से P1 रन करो, एक अकेले 9 तक, रिमेनिंग टाइम 5, और फिर 9 पे P5 आ गया, P5 एक टाइम चलेगा 10 तक, बस खत्म। और उसके बाद में P1 आखिरी में 15 टाइम तक चल जाएगा रिमेनिंग 5 के लिए। ये आएगा पूरा गैंट चार्ट, देखो जरा, देखो 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 जल्दी से देखो, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई? देख लो आराम से, सेम टू सेम है। जिन लोगों का सेम नहीं आया है, एक बार मेरा सॉल्यूशन जो मैंने क्विकली बनाया है, जल्दी इसलिए बनाया था क्योंकि तुमको ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन यहां और हो गए हैं, तो अब तो बनना चाहिए था। अगर फिर भी कहीं गड़बड़ की है तो देख लो कहां गड़बड़ की है, समझ में आ जाएगा अब तो क्विकली। अब सुनो मेरी बात सुनो। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने की नहीं है इन क्वेश्चंस को लेके, वो हम करने वाले हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको मैंने एक टॉपिक या एक डेफिनेशन समझाई थी कंटेक्स्ट स्विच नाम की? डिड आई टेल यू द कंसेप्ट कॉल्ड एज कंटेक्स्ट स्विच? क्या होता है कंटेक्स्ट स्विच?
कंटेक्स्ट स्विच का जो डीप मीनिंग था वो ये था कि एक प्रोसेस जो करंटली रन हो रही है सीपीयू के अंदर, उसको रोक के और दूसरी प्रोसेस को रन होने के लिए भेजने की प्रोसेस। कैसे करते हैं? जो करंट रनिंग प्रोसेस सीपीयू के अंदर थी, उसके सीपीयू के अंदर के जितने रजिस्टर्स की वैल्यूज थी, उनको हम उठा के प्रोसेस के पीसीबी में डाल देंगे, ताकि बाय चांस ये प्रोसेस को आगे बढ़ना पड़े तो प्रोसेस की प्रोग्रेस के जो भी वैल्यूज हैं वो सीपीयू के पास वापस मिल जाएं, हम आगे उसको रिज्यूम कर पाए इसलिए। और अगली प्रोसेस जिसको रन करना है, उसकी पीसीबी में से रजिस्टर्स की वैल्यू को हम सीपीयू में लोड कर देते हैं। यह था हमारा कंटेक्स्ट स्विच। अगर हम यहां पे कंटेक्स्ट स्विच की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे एक कंटेक्स्ट स्विच जरूर हुआ होगा, ये वाला, कि P1 प्रोसेस को प्रीएम्प्ट किया गया, P2 प्रोसेस को सीपीयू में डाला गया, तो P1 से लेके P2 पे एक प्रोसेस का स्विच हुआ है, पक्का हुआ है। हुआ कंटेक्स्ट स्विच? तो फिर तो ये भी कंटेक्स्ट स्विच है, P2 से P1, एक प्रोसेस P2 को सीपीयू से बाहर निकाला गया और P1 को डाला गया। अब ये आपके सामने गैंट चार्ट है और मुझे गिनती करके बताओ कि कितनी बार कंटेक्स्ट स्विच हुआ है इस गैंट चार्ट के बीच में। हाउ मेनी कंटेक्स्ट स्विचेस अकर्ड? बताओ, गिनो। बोलो बोलो बोलो, गिनो। दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कंटेक्स्ट स्विच हुए। अब कोई अगर प्रोसेस फिनिश होती है और दूसरी उसकी जगह सीपीयू में आती है तो भी कंटेक्स्ट स्विच कहलाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस फिनिश होती है तो भी उसके रजिस्टर्स की वैल्यू वहां से उठा के पीसीबी में डालनी पड़ती है, होता है। तो मान लो आप बोलते हो कि सर यहां पे P5 तो कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके जो भी कंटेक्स्ट है उसको वहां से डायरेक्टली क्यों नहीं हटा दिया गया? नहीं भैया, उसको पीसीबी में लेके जाएंगे, बाई चांस अगर उससे रिलेटेड कोई परमानेंट चेंजेस करने हुए डिस्क में तो वो करने पड़ेंगे, तो इसलिए कंटेक्स्ट स्विच यहां भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जो यहां पे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस अकर्ड व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस सिनारियो इन द एसआरटीएफ एल्गोरिथम। अब इसमें हमने कंटेक्स्ट स्विच में याद रखिएगा कि यहां वाला एक स्विच और यहां वाला एक स्विच कोई काउंट नहीं किया है। मतलब कि जब पहली बार प्रोसेस रन होती है उसके पहले और आखिरी में कोई प्रोसेस रन होती है उसके बाद का स्विच हमने काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमने जितना सिनारियो यहां से यहां तक लिया है उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है कि P1 के पहले कोई प्रोसेस सीपीयू में थी ही नहीं और P1 के बाद में यहां पे भी कोई प्रोसेस नहीं रहेगी। इसलिए जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि भैया नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच बताओ, तो आपको हमेशा गिवन होगा, क्या गिवन होगा? कि आपको सबसे पहला वाला स्टार्टिंग में और एंड का स्विच काउंट नहीं करना है। इज दैट ओके? तो इसमें हमने एक्सेप्शन लिया है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, स्टार्टिंग में और एंड में जो भी हमारा ये कंटेक्स्ट स्विच यहां शायद हो सकता था, पता नहीं, हमें नहीं पता, वो हमने माइनस कर दिया। ओके, चलिए इसमें कितने कंटेक्स्ट स्विच हुए जरा गिनो। हाउ मेनी कंटेक्स्ट स्विचेस अकर्ड हियर इन दिस केस? बट अगर कंटेक्स्ट स्विच का लेटेंसी टाइम दें तो क्वेश्चन और फर्स्ट और लास्ट ऐड करेंगे। मितेश जी, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ है बस, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हुआ है। जो मैंने वहां पे P1 को कंटिन्यू किया 10 टाइम यूनिट तक, वहां पे कंटेक्स्ट स्विच काउंट नहीं करेंगे।
फर्स्ट एंड लास्ट को रिमूव करेंगे, 5 कैसे हुआ, कैसे हुआ मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार कंटेक्स्ट स्विच हुआ। मेरे को 5 क्यों दिख रहे हैं, तुमको 4 कैसे दिख रहे हैं? या तो तुम्हारी नजर खराब हो गई है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ तो खराब है। नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच 5 ही तो है बेटा। 5 कंटेक्स्ट स्विचेस। अगर यहां पे हम 9 टाइम पे किसी प्रोसेस को रोकते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि नहीं P1 को ही कंटिन्यू करना है, तो हमने कंटेक्स्ट स्विच किया ही नहीं, दूसरी प्रोसेस को तो लाए नहीं। अगर दूसरी प्रोसेस को लाए नहीं तो फिर कंटेक्स्ट स्विच कहां हुआ? P3 से 4 5 1 बस। अरे भैया जी 1 से लेके 3 भी तो होगा, ये भी तो है, 1 से लेके 3 भी तो होगा। फर्स्ट का मतलब है ये P1 के पहले और सबसे लास्ट प्रोसेस खत्म होने के बाद का कंटेक्स्ट स्विच हम काउंट नहीं कर रहे। यहां मिड टर्म शेड्यूलर की बात कहां से आ गई बाबू? हमने कोई भी प्रोसेस को सस्पेंड तो कराया नहीं। देखो एक बात बता देता हूं मैं, जिस तरीके की बातें तुम अपने वाइवाज में कर सकते हो यहां नहीं कर पाओगे। कुछ तो भी बातें मत करो, सर दिस गैंट चार्ट इज रॉन्ग। अच्छा मेरा रॉन्ग है कि तुम्हारा रॉन्ग है? P1 आया, 1 टाइम यूनिट चला, रिमेनिंग इज 5। क्यों P1 आया? क्योंकि दोनों प्रोसेस 0 पे आ चुकी थी, छोटी यही थी। फिर 1 टाइम पर P3 आया, 1 टाइम यूनिट चला, फिनिश। 2 टाइम यूनिट पर P4 आया, 3 टाइम यूनिट चलेगा क्योंकि सबसे छोटा है 5 तक, फिनिश। 5 टाइम यूनिट पर अब ये प्रोसेस आई नहीं है तो इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। 5 से लेके 9, 4 टाइम यूनिट, रिमेनिंग इज 1। अब अगर रिमेनिंग 1 है तो P1 का और P5 का रिमेनिंग टाइम बच गया सेम टू सेम। ये 0 पहली बार आई थी इसलिए इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज के बारे में। यहां पे एक बात देखिए, आपने नोटिस की सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका P1 यहां पे रन हुआ, फिर यहां पे भी रन हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए यहां, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए यहां। इसीलिए कंटेक्स्ट स्विच बढ़े या ज्यादा हुए। यहां पे आप देखोगे कि एक प्रोसेस को आपने 2 बार रन किया, P1 को यहां भी किया यहां भी किया, इसलिए ये जो कंटेक्स्ट स्विच है ज्यादा है। अगर यही कोई प्रोसेस सिनारियो को हम किसी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में रन करेंगे, तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में एक बार प्रोसेस को अगर आपने शेड्यूल कर दिया तो क्या उसको रोक पाओगे? प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होगी तब तक क्या उसको रोक पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब एक बार अगर सीपीयू पे गई तो वो पूरा फिनिश होके आएगी बाहर। यस। तो एक प्रोसेस के लिए एक डब्बा बनेगा, दूसरी प्रोसेस के लिए दूसरा, तीसरी के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। हाउ मेनी टाइम्स यू विल रन अ प्रोसेस? 1 टाइम ईच प्रोसेस। ये जो बॉक्स बनेगा ये वाला, ये एक प्रोसेस के लिए एक ही बनेगा, है ना? तो अगर मान लो 4 प्रोसेस हैं आपके पास, मान लो 4 प्रोसेस हैं आपके पास किसी भी सीक्वेंस में 1 2 3 4 3 4 1 2, जो भी रन करोगे एक एक बार में एक एक प्रोसेस पूरी रन हो जाएगी। उस केस में कंटेक्स्ट स्विच कितने आएंगे? 1 2 3। जितनी प्रोसेस हैं उनमें से एक कम। जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उनमें से एक कम, हमेशा ही ऐसा होगा। जी हां, हमेशा ही ऐसा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम के लिए, फॉर एनी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, कलर चेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस आर इक्वल टू, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप रन करा रहे हो उसमें से एक माइनस। और इसमें हमने एक कंसीडरेशन वो जो किया हुआ है वो यही है, कंसीडरिंग नो
context switch counted before first process, पहली प्रोसेस जब पहली बार रन हो रही है उसके पहले, एंड एट द एंड आफ्टर लास्ट प्रोसेस रन्स, सबसे लास्ट वाली प्रोसेस रन होगी उसके बाद हमने कोई काउंट नहीं किया है स्विच को, तब की बात है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स -1, जी हां, बट ये काउंट क्यों करोगे? आप एक बात बताओ, आपको मैंने कोई नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम दे दी और बोला कि ये 10-20 प्रोसेसेस हैं और इन 10-20 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करके बताओ कि नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच कितने आएंगे। आप गैंट चार्ट क्यों बनाओगे? किसी ने बोला सर हम ये डब्बे गिन लेंगे बॉक्सेस और बॉक्सेस -1 कर देंगे, पर डब्बे बनाओगे क्यों? अगर नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है, नंबर ऑफ प्रोसेस -1, खत्म खेल। क्यों? क्यों? क्योंकि जितने डब्बे, जितनी प्रोसेस होगी उतने डब्बे बनेंगे। एक बार में एक प्रोसेस पूरी, खल्लास, खत्म, फिनिश, गया। सिंपल सी बात है। प्रीएम्प्टिव में कितना होगा ये गिनना पड़ेगा। इतना तो तुम्हारा दिमाग लगाना चाहिए था ये क्वेश्चन पूछने के पहले कि प्रीएम्प्टिव में फिक्स नहीं है कि कोई प्रोसेस एक बार में चल पाएगी पूरी, या 3 बार में चल पाएगी, या 4 बार में। ये तो इन नंबर्स पे डिपेंड करेगा, एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा। तो प्रीएम्प्टिव में हम पहले से काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितना होगा, ये डिपेंड करेगा सिनारियो पे, डिपेंड करेगा ये एल्गोरिदम पे। तो काउंट करना पड़ेगा। प्रीएम्प्टिव के लिए हर बार काउंट करना पड़ेगा। प्रीएम्प्टिव के लिए हर बार आपको काउंट करना पड़ेगा। नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये जो लिखा है वो। समझ में आ गई बात? देखो 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 देखो, समझ में आई है बात, तो आगे बढ़ेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, प्रीएम्प्टिव के लिए नहीं है। प्रीएम्प्टिव के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर बीच में कोई आइडियल सिचुएशन आ गई तो नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव में तो भी हम काउंट इतना ही रखेंगे, काउंट नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी गेट में ना तो आया है ना आएगा। ये टेस्ट सीरीज में जरूर आएगा और हर बार हर किसी का अपना अपना आंसर आएगा। टेस्ट सीरीज में बोलते हैं कि अगर बीच में आइडियल सिचुएशन आ गई कि P1 यहां रन किया, फिर CPU आइडल था, P2 यहां रन हुआ, तो एक स्विच ये, एक स्विच ये, कहां पर दूसरी प्रोसेस आई, कहां यहां पे रन होने के लिए? P1 बाहर गई बस और P2 अंदर आई, तो स्विच तो एक ही हुआ ना। बीच में आइडल पीरियड हुआ तो भी स्विच तो एक ही बार हुआ कि P1 बाहर गई, P2 अंदर आई। कंसीडरिंग वाला समझ नहीं आया? इधर आ, इधर आ, इधर इधर इधर। ये समझ में आया था, ये समझ में आया था। अगर ये और ये समझ में आया तो ये क्यों नहीं आया? मैंने क्या कहा था ये कि जब कोई प्रोसेस रन होना शुरू होती है पहले, इसके पहले का ये, और जब प्रोसेस खत्म हो जाती है लास्ट में कोई भी उसके बाद का ये, यहां पे हम काउंट नहीं कर रहे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। यही तो लिखा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन अगर आ जाती है ना बीच में, तो भी नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच काउंट नहीं चेंज होंगे, वही रहेंगे, चाहे प्रीएम्प्टिव हो नॉन प्रीएम्प्टिव हो। नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब सुनिए जरा, अब समझिए और कोशिश करते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है इसका एसजेएफ भी बनाता हूं मैं। पेन चाहिए। P1, P2, P3, P4, P5, 0, 1, 4, 6 and 9, 9, 2, 1, 2, 1। ये अराइवल टाइम, ये बर्स्ट टाइम। मैंने इसका गैंट चार्ट एसजेएफ में बनाना है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम होती है, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। और मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी 2 दिन से ज्यादा जिसको हो गए हैं, उस चीज को आपको हल करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। उसको मैं वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा जैसा पहले दिन पढ़ाया था, उतना टाइम लेके नहीं, कर ही नहीं सकता, वरना तुम कोर्स पढ़ ही नहीं पाओगे फिर पूरा,
है ना। आयो जॉब वाली चीज भी आएगी बेटा, पहले नॉर्मल बिना आयो जॉब के तो देखो। एसजेएफ में टाइम जीरो पर एक प्रोसेस है हमारे पास P1, जो कि सबसे छोटी प्रोसेस है, उसको पूरा रन कर देंगे, क्योंकि जो प्रोसेस आ गई अगर एक बार सीपीयू में तो पूरा फिनिश होगी, है ना। अब क्या, अब हमारे पास P1 प्रोसेस आ गई 9 टाइम यूनिट तक, उत तक आपके पास सारी की सारी प्रोसेस P2 P3 P4 P5 अराइव हो चुकी होंगी। क्या आप देख सकते हो? देख सकते हो? यस। तो अब देखिएगा, इन सारी प्रोसेसेस में से चार में से सबसे छोटी प्रोसेस P3 भी है, P5 भी है बर्स्ट टाइम के हिसाब से। तो हम पहले P3 को रन करेंगे, क्योंकि वो एक टाइम यूनिट ले तो रही है, बर्स्ट टाइम बराबर है, तो अराइवल टाइम के हिसाब से जो पहले आया 10 तक रन किया P3 को। उसके बाद छोटी प्रोसेस P5 बची, 11 तक रन कर दिया। फिर दो प्रोसेस और बराबर टाइम की बची है, P2 और P4 दोनों 2 बर्स्ट टाइम के साथ है, तो पहले P2 को रन कर देंगे 1 टाइम यूनिट 12 तक, और उसके बाद में P6 रन करेंगे 12 + 6 18 तक। ये होगा गैंट चार्ट। अब देख लो, आप किसी भी सीक्वेंस में प्रोसेस को रन करो, नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच तो चार ही आए, एक यहां आया, दो, तीन और एक चार, पांच प्रोसेस थी, चार कंटेक्स्ट स्विच आए, रन करने की जरूरत ही नहीं थी। यस, रन करने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे पास चार कंटेक्स्ट स्विच आए। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक और कंसेप्ट पढ़ाऊं, वो है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। रिस्पॉन्स टाइम जो है, सर बस टाइम गलत है, 92121। 9 2 11 12 13 14 15, अच्छा 15 तक ही चलेंगे। P6 कहां रन कर दिया मैंने, यहां पे P4 रन करेंगे। तेरह और 15 अभी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। मैं बताना चाहता हूं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है समझ लीजिए, रिस्पॉन्स टाइम क्या है समझ लो, ठीक है। क्या है समझो, उधर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जब प्रोसेस अराइव हुई है, वहां से लेके प्रोसेस को कितना टाइम लगा पहली बार सीपीयू प्राप्त करने में, पहली बार सीपीयू पाने में। देखो सुनो, जैसे कि P0 है, P0 का अराइवल टाइम क्या है, 0, तो P0 आई है 0 टाइम यूनिट पर, है ना। और P0 को पहली बार सीपीयू कब मिला, सॉरी P1 को पहली बार सीपीयू कब मिला, P1 मिला, अराइवल हुआ है 0 पे, P1 को पहली बार सीपीयू भी मिला है 0 पे। अच्छा एक बात बताइए, P1 ने कितनी देर वेट किया, P1 ने कितनी देर वेट किया उसके अराइवल के बाद कि उसको सीपीयू पहली बार मिले, 0 टाइम यूनिट। इसका रिस्पॉन्स टाइम जो आएगा वो आएगा 0। फिर से बताता हूं, सुन लेना सब लोग, इधर ध्यान देना, बाद में मत बोलना सर रिपीट इट कैसे आया, ये कैसे आया सर, मैं सुनूंगा ही नहीं फिर बात। सुनो, P1 आया 0 पे, 0 पे आने के बाद P1 को कितनी देर लगी कि उसको पहली बार का सीपीयू मिले, P1 को सीपीयू मिला 0 पे, तो 0 से 0 इसने वेट किया, मतलब 0 टाइम यूनिट वेट किया, है ना। P2 देखो 1, P2 का अराइवल टाइम है 1, 1 पे आया है P2, और उसको पहली बार सीपीयू कब मिला, 11 पे, मतलब 1 से लेके 11 तक P2 ने वेट किया, 1 के बाद 11 तक उसने वेट किया, तो टोटल कितना वेट किया P2 ने कि उसको पहली बार सीपीयू मिले और वो एग्जीक्यूट हो और फिर यूजर को रिस्पॉन्स जाए P2 प्रोसेस का, 10 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा, यही उसका रिस्पॉन्स टाइम है। ये देखो जरा, P3 देखो, P3 कब आया, 4 पे, पहली बार सीपीयू कब मिला, 9 पे, 4 के बाद 9, 5 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा P3 को पहली बार के रिस्पॉन्स के लिए। क्या इतना समझ में आया?
पूरी बातें समझा लें दो, फिर ये मतलब की एटसेट्रा जो भी तुम्हारे दिमाग में कुकिंग हो रही है वो सब क्लियर हो जाएगी। अराइवल टाइम P4 का है 6, पहली बार सीपीयू मिला 13 पे, 13 माइनस 6 इज 7 टाइम यूनिट का वेट हुआ P4 को। P5 का देखो 9 पे आया और 10 पे सीपीयू मिल गया, 1 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा, बस ये रहा रिस्पॉन्स टाइम। आ गया? चलिए अब जल्दी से सारी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम भी निकाल के बताओ तो। कैसे निकालते हैं वेटिंग टाइम? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। क्विकली निकाल के बताओ तुरंत, अभी के अभी। कंप्लीशन टाइम P1 का है 9, P2 का है 13, P3 का है 10, P4 का है 15 और P5 का है 11। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करना है, ये अराइवल टाइम थोड़ा एक कॉलम दूर हो गया है अब। 9, 12, 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से 6 गया तो 9, 11 माइनस 9 2। वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इसका वेटिंग 0, इसका वेटिंग आ जाएगा 10, 6 माइनस 1 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7 एंड 2 माइनस 1 इज 1। सारी प्रोसेसेस के लिए तो बराबर बराबर आया। अच्छा ऐसा है, एक काम करो इसके लिए निकाल के बताओ तो जरा, वेटिंग टाइम भी निकालो और रिस्पॉन्स टाइम भी निकालो। रिस्पॉन्स टाइम तो आप गैंट चार्ट देख के निकालोगे, वेटिंग टाइम जो है आपको रेगुलर प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, जो हमारा प्रोसीजर होता है उससे। निकालो निकालो जल्दी से, करो 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 करो, जल्दी मेहनत करो। जो बोलते हैं सर कंफ्यूजिंग है, टाइम टेकिंग है, ये यहां प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतना जल्दी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जहां आलसी कर ली, हाँ ये तो बन ही जाएगा, सीख ही लिया है, क्या फर्क पड़ता है। जो ये सोचेगा बन ही जाएगा, कितनी देर में, ये इंपॉर्टेंट टास्क है, कितनी देर में। सर ऑल क्वेश्चन में सेम ही होगा क्या? देखो अपनी तरफ से कुछ भी सोचो मत, जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो। आई एम द सीपीयू, यू गाइज आर द अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मैंने जो कंट्रोल सिग्नल भेजे हैं उस पर ध्यान दो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। वेटिंग टाइम निकालो हर एक प्रोसेस का, और कंप्लीशन सॉरी रिस्पॉन्स टाइम भी निकालो। कंप्लीशन है P1 का 15 पर, P2 का है 3 पर, P4 का है 8 पर, सॉरी P3 है 5 पर, P4 का है 8 पर। एंड P5 इज ऑन 10। टर्न अराउंड टाइम 15 माइनस 0, 2, 1, 2 एंड 1। वेटिंग टाइम 15 माइनस 1 6, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 0। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम आएगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले P1 आया 0 पे, पहली बार सीपीयू भी 0 पे मिल गया तो कोई वेट नहीं करना पड़ा। P2 आया 1 पे, पहली बार सीपीयू भी 1 पे मिल गया, कोई वेट नहीं करना पड़ा। P3 आया 4 पे, उसको सीपीयू भी 4 पे मिल गया, कोई वेट नहीं करना पड़ा। P6 आया 6 पे और P4 आया 6 पे, P4 को 6 पे ही सीपीयू मिल गया, कोई वेट नहीं करना पड़ा। P5 आया 9 पे और P5 को पहली बार सीपीयू 9 पे ही मिला 0। क्या सारी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम है? नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? और पिछली बार अगर आया इक्वल तो क्यों आया? देखो इसका मैं रीजन बताता हूं, सुनिएगा जरा। अगर आप रिस्पॉन्स टाइम की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम होता है पहली बार सीपीयू मिलने के पहले तक का वेट किसी प्रोसेस का। अब सुनिएगा, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में जो पहली बार सीपीयू मिलने का वेट होता है उतना ही वेट रिस्पॉन्स टाइम भी होता है और उतना ही वेट वेटिंग टाइम भी होता है।
क्यों? क्योंकि जस्ट सुनिएगा, अगर P1 ने पहले 0 टाइम यूनिट वेट किया तो उसके बाद इसका कभी भी वेटिंग आएगा ही नहीं नॉन प्रीएम्प्टिव में। क्यों? क्योंकि एक बार अगर सीपीयू मिल गया तो ये तो पूरा फिनिश होके बाहर, कभी वेटिंग में जाने का इसका चांस वापस आएगा नहीं। किसमें? नॉन प्रीएम्प्टिव में। सुनिएगा कान लगा के आराम से, तभी समझ में आएगी बात। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन मतलब गए सिंगापुर यूरोप बाद में घूमना पैसे कमा के, ख्यालों में नहीं, इधर आओ। P1 0 पर अगर पहली बार सीपीयू पाता है तो पूरा फिनिश हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि P1 ने थोड़ी देर यहां 0 के पहले वेट किया उसके बाद में यहां भी वेट किया, कभी नहीं होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में होगा ही नहीं। एक बार सीपीयू मिला तो पूरा फिनिश हुई, जो शुरुआत में वेट किया उतना ही वेट किया। तो आप देखो यहां पे अगर P2 को 10 टाइम यूनिट वेट करना पड़ रहा है, 1 पे आई 11 पे पहली बार सीपीयू मिला, 10 टाइम यूनिट वेट किया। वेट शुरुआत में जो हुआ बस वही उसका वेटिंग भी था, उसका रिस्पॉन्स भी था, दोनों टाइम वही थे। उसके बाद जब पूरा सीपीयू खत्म हो गया उसके बाद वो बाहर हो गई। पर नॉन प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं है। एक बार सीपीयू मिला P1 को 0 टाइम पर, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आ गया 1 टाइम यूनिट के लिए, यस, बट यहीं तक P1 का वेट खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप देखिएगा P1 ने जब P2 रन कर रहा था तब P1 क्या कर रही थी, ये 2 टाइम यूनिट P1 ने वेट किया, फिर से उसको सीपीयू मिला, फिर ये 1 टाइम यूनिट फिर से वेट किया, फिर उससे सीपीयू मिला, फिर ये 2 टाइम यूनिट वेट किया, फिर से उसको सीपीयू मिला, फिर ये 1 टाइम यूनिट वेट किया। मतलब कि P1 ने 2 + 1 3 + 2 + 1 अगेन टोटल 6 टाइम यूनिट वेट किया बीच में यहां पे। पर यह मुमकिन कैसे हुआ? यह मुमकिन तब हुआ जब प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम लगाई तब। तो इसका मतलब है कि सर नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में रिस्पांस टाइम अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं, वेटिंग टाइम किसी प्रोसेस का उसकी रिस्पांस टाइम के बराबर होगा। ओके देन, तो आगे बढ़ेंगे। रिस्पांस टाइम ऑफ प्रोसेसेस इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर इक्वल टू द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेसेस, ट्रू और फॉल्स। अगर है तो आपने आंसर को एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन से जस्टिफाई करिए। ट्रू, बिल्कुल सत्य है ये। ट्रू है जी। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो पहली बार में प्रोसेस वेट करेगी, जो उसका रिस्पांस टाइम है, उसके बाद प्रोसेस को वेट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। प्रोसेस को वेटिंग का ऑप्शन ही नहीं आएगा। वो प्रोसेस एक बार में सीपीयू में गई और बाहर चली जाएगी, इसलिए। ठीक है, अब ये जो जस्टिफाई है, ये वाली चीज मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आए। तो जब आप इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आएंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे क्या डिटेल में कि क्यों ऐसा हुआ है, लॉजिक जानना जरूरी है। चलिए, तो रिस्पांस टाइम भी समझ में आ गया, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस समझ में आ गया। किसी भी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में रिस्पांस टाइम किसी प्रोसेस का और वेटिंग टाइम किसी प्रोसेस का इक्वल होता है, बट प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना। अब यहां पे इतनी ज्यादा एनालिसिस रिस्पांस टाइम को लेके करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं है। जिस चीज की एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी उसी की करेंगे, ज्यादा नहीं। ओवर एनालिसिस भी किलर है, हमारा टाइम और एनर्जी लेके जाती है। अंडर एनालिसिस हमारे मार्क्स लेके जाती है। तो उतनी ही करेंगे जितनी गेट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंट्रोल करो अपने इमोशंस, थॉट्स और उंगलियों को। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। ये एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए बना रखी है। इनका कोई मोल पार्ट नहीं है, कोई भी रोल पार्ट नहीं है, कोई मोल भाव नहीं है, कोई इज्जत भी नहीं है, कभी इंप्लीमेंट भी नहीं होती। क्यों? सबसे बड़ी प्रोसेस को हम वैसे ही शेड्यूल नहीं करना चाहेंगे, और ये बोलते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट जॉब को शेड्यूल करो। लॉन्गेस्ट जॉब को पहले शेड्यूल कर दोगे तो कॉन्वो इफेक्ट आता है, हमने देखा है एफसीएफएस में। एफसीएफएस में हमने देखा है कि कॉन्वो इफेक्ट आता है। कहां पे? एलजेएफ, जब अगर बड़ी प्रोसेस पहले शेड्यूल हो जाती है तो यहां पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम अगर लगा दी हमने तो क्या होगा? कॉन्वो इफेक्ट जरूर आएगा।
ठीक है। हाँ जी, तो इसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है? लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम, शेड्यूल प्रोसेस विद लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम। पर अगर प्रोसेस के दो प्रोसेस के बर्स्ट टाइम बराबर आ गए तो टाई ब्रेकर लगाना पड़ेगा। यहां पे भी टाई ब्रेकर अभी भी सेम टू सेम ही है, एसजेएफ का जस्ट उल्टा है, ये टाई ब्रेकर है एफसीएफएस। शालिनी पांडे, ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। टाइप ऑफ एल्गोरिदम, टाइप ऑफ एल्गोरिदम क्या है? टाइप ऑफ एल्गोरिदम ये भी जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब आपको प्रीएम्प्शन नहीं होने देना है। ठीक है। आपने कहा था कि ओनली एफसीएफएस एल्गोरिदम सफर कैन कॉन, बिल्कुल कहा था। उसके बाद भी मैंने और भी दूसरे पॉइंट्स बोले हैं जो आगे जाके मैं चेंज कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। या लाइव क्लास में अलग नॉलेज बढ़ रहा है, लोगों को पता नहीं, इधर उधर की पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही हैं। चलो सॉल्व करो इसको, तुम लोग सॉल्व करो जल्दी से। एसजेएफ जैसा है ना, एसजेएफ पता है ना, सॉल्व किया हुआ है तुमने। अब इसको एलजेएफ में सॉल्व करो। जो पहली बड़ी प्रोसेस आएगी वो बड़ी प्रोसेस को आप सबसे पहले शेड्यूल करोगे। जितनी भी अवेलेबल प्रोसेसेस हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे। जितनी भी प्रोसेसेस अवेलेबल हो गई हैं उनमें से बड़ी प्रोसेस को आप पहले शेड्यूल करोगे। जल्दी से सॉल्व करो इसको।
हो गया कैलकुलेट, आ गया। बहुत इजी है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है तो एक बार में रन करना है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। देखो 0 टाइम पर सारी प्रोसेसेस ही आ गई, तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रोसेस P1 को रन करेंगे 6 टाइम यूनिट, उसके बाद ये खत्म। फिर नेक्स्ट बड़ी प्रोसेस P3 को रन करेंगे 4 टाइम यूनिट 10 तक। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी प्रोसेस हमारे पास है P2, उसको रन करेंगे 13 तक, और लास्ट में 2 P4 टाइम यूनिट 15 तक। बस खत्म हो गया, ये आया। बाकी का काम आप कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा आपसे इजीली। एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एटसेट्रा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये प्रोसेस देखो, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। सेम चीज जो हमने एसजेएफ में देखी थी कि जो प्रोसेस अभी तक अराइव नहीं हुई है, जो प्रोसेस अभी तक अराइव नहीं हुई है उनको शेड्यूल ना करो, जो आ चुकी है उन्हीं को ही शेड्यूल करेंगे। तो आप देखो टाइम 0 पर जब हम देखेंगे यहां अराइवल टाइम को, तो सिर्फ एक प्रोसेस आई है P1, तो P1 को ही शेड्यूल करो। अभी पहले P1 को कर दो, पहले शेड्यूल कर दिया, 2 टाइम यूनिट कर दिया। अब 2 टाइम यूनिट तक आपके पास ये 2 प्रोसेस आ चुकी हैं, इनका बर्स्ट टाइम इतना है, सबसे बड़ी प्रोसेस शेड्यूल करनी पड़ेगी तो P3 को करेंगे। 4 टाइम यूनिट 6 तक, 6 तक ये भी आ जाएगी। अब बची कौन, ये और ये, सबसे बड़ी दोनों में P2 है 3 टाइम यूनिट तक, और लास्ट में P4 है 11 टाइम यूनिट तक। बस ये करना है, देख लो आराम से। ये गैंट चार्ट बना। देखो गैंट चार्ट बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक बार गैंट चार्ट बनाने का तरीका सीख गए, उसके बाद बाकी सारी प्रोसेस की सारी चीजें सेम टू सेम है, जितनी एल्गोरिदम्स हैं उनकी सबकी सेम टू सेम है, इसलिए मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा। ये आप कर सकते हो आराम से अपने फ्री टाइम में, जब प्रैक्टिस करोगे तब इसको ले, कंप्लीशन टाइम निकालो, टर्न अराउंड टाइम निकालो, वेटिंग टाइम निकालो, आराम से निकाल लोगे, हो जाएगा। चलिए अब एलजेएफ जो है, एलजेएफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट जो है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है, नो एडवांटेज एट ऑल। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ऐसा कोई अच्छा काम ये एल्गोरिदम नहीं करती एक भी जिससे कि कोई फायदा हो, नथिंग, नन। इसीलिए कहा मैंने कि ये एल्गोरिदम जो है वो कोई काम की नहीं है। रिसेम्बलेंस, कुछ समानता दिख रही है, सिमिलैरिटी दिख रही है आपकी जिंदगी से इस एल्गोरिदम की क्या, कि हम भी कोई काम की नहीं है अभी तक, तो है ना। चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करें, कॉन्वो इफेक्ट आ जाएगा इसमें, एक चीज है ना। दूसरी चीज यहां पे स्टारवेशन भी आएगा। कौन सी प्रोसेस स्टारवेशन में जा सकती है, फॉर शॉर्टर प्रोसेसेस। मान लो कोई एक छोटी प्रोसेस है और वो वेट कर रही है, बड़ी प्रोसेस आती जाएगी, तो उसके केस में छोटी प्रोसेस स्टारवेशन में जा सकती है। तो ये 2 बड़े डिसएडवांटेजेस हैं यहां पे। तीसरा डिसएडवांटेज है यहां पे नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बर्स्ट टाइम तो हमें पता है ही नहीं, बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेसेस नॉट नोन, है ना। ठीक है, अब देखो ये वाली जो एल्गोरिदम मैंने आपको सिखाई है, ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगी तुमको, किसी भी बुक में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यूज ही नहीं होती, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई रिसर्चर, और ना ही कोई बुक लिखने वाला इसके बारे में बात करता है। कौन बात करते हैं, जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों को जो नहीं पता है वहीं से क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। क्यों, मार्क्स नहीं आएंगे तो बच्चा बोलेगा अरे क्या टेस्ट सीरीज बनाई है, मार्क्स ही नहीं आते, इसमें इतनी टफ है। गेट में क्वेश्चन आज तक नहीं आया,
ठीक है, बस बात यह है कि आपको नॉलेज थोड़ा होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब एक छोटी सी ट्रिक जो हमने शुरुआत में डिस्कस नहीं की, मैं बताता हूं आप सब लोगों को। ये देखिए, यहां पे अगर आप प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम देखो या नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम देखो, एक टाइम यूनिट P1 रन किया, यहां पे 5 टाइम यूनिट P1 रन किया, P1 ने टोटल 6 टाइम यूनिट रन करना है कुल मिला के। P2 P3 को 1 टाइम यूनिट रन करना है, P4 को 3 टाइम यूनिट रन करना है, P2 को 7 टाइम यूनिट रन करना है ना। तो अब आप देखिएगा जरा, इन सब का सम निकालो तो कितना आ रहा है। 6 और 7 13, 14, 15, 16, 17 और 18, आपको यहां पे 18 मिलेगा। सम ऑफ ऑल द बर्स्ट टाइम्स, आपको यह आखिरी नंबर मिल जाएगा, बशर्ते कंडीशन अप्लाइड कि यहां पे कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं आएगी। तो आइडल कंडीशन अगर नहीं है सीपीयू की तो ये आएगा। तो जब आप कोई बड़ा सा गैंट चार्ट बनाओगे ना, तो आपके पास एक छोटा सा चेक ये रहेगा कि इनका सम निकाल लो, एक बार देख लो कि ये यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि गैंट चार्ट में कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हुई है, वरना अगर नहीं आया है तो आपका एक सेल्फ चेक हो जाएगा कि कहीं गड़बड़ है भैया। यहां पे भी सेम है, आप देखिएगा जरा, 15 आ रहा है टोटल टाइम। ये देखो 9 और 2 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 टाइम सीपीयू को यूज करना है हमें सारी प्रोसेसेस को, चाहे किसी भी सीक्वेंस में कितनी भी बार रन करो, 15 टाइम यूनिट रन होना है। पूरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन 15 टाइम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी सीपीयू रिक्वायरमेंट इतनी ही है। एक बार रिकैप सर प्लीज, क्या रिकैप करना है, क्या रिकैप करना है? चलिए, तो ये याद रख लीजिएगा ताकि आपको क्या है ना, एक सेल्फ चेक हो जाए। जैसे कि यहां पे 6 3 9, 9 और 6 15, ये आ गया 15, ठीक है। 4 3 7 2 9 2 11 11, ये रहा 11। ओके, चलिए, अब एलजेएफ का ही एक छोटा सा वर्जन और है प्रीएम्प्टिव वाला, वो है एलआरटीएफ। एलआरटीएफ और एलजेएफ जो है, एलआरटीएफ और एलजेएफ जो है, उसमें डिफरेंस क्या है जो एसजेएफ एसआरटीएफ में था। यहां पे क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम जो है, उसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया भी यही है। कौन सा? जो इसका था, क्या था? शेड्यूल द प्रोसेस विद लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम। पर इसमें और प्रीवियस में डिफरेंस क्या है, ये एल्गोरिदम जो है अब प्रीएम्प्टिव बन जाएगी कि मान लो कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम करंट प्रोसेस से ज्यादा है, तो फिर इसको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस में भी अगर कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, टाई आ जाता है कि दो प्रोसेस के बर्स्ट टाइम बराबर आ गए, तो फिर क्या करोगे? बर्स्ट टाइम अगर दो प्रोसेस के बराबर आए तो फिर एफ सी एफ एस लगा दीजिएगा, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन, एक काम करते हैं, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आर टाइम वाला रीकैप, कृष्ण मैंने एग्जैक्टली यही कहा था कि पहले कान खोलकर सुन लो जो मैं समझा रहा हूं, और फिर सबने हां भी कहा, हां सर समझ में आ गया। अब रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं ये तो मैंने बता दिया। एक बार एक काम करो ना, स्क्रॉल करो पीछे की तरफ अपना, ये वो आता है, वो छोटा सा कर्सर टाइप है ना, छोटा सा गोला आता है ना, उसको ब्लू लाइन आती है, पीछे करके लेके जाओ जहां मैंने रिस्पॉन्स टाइम समझाया था, बहुत स्लोली समझाया था। एक बार फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आना क्लास में। रेडी क्यू बनाने का कोई आसान तरीका है? कोई आसान नहीं है। जब जो प्रोसेस आ रही है तब उस प्रोसेस को रेडी क्यू में डालना है। जो मैंने बताया उससे आसान तो नहीं है। एसजेएफ की तरह है पुराना वाला, ये वाला एलआरटीएफ सॉल्व करो, देखो तुम
ट्राई करो, बनता है क्या? देखो कृष बाबू, एक सिंपल सी चीज बता देते हैं। हमारे पास अभी ना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हर एक स्टूडेंट अपनी नई रिक्वायरमेंट लेके आएगा। कोई लेट ज्वाइन करता है, कोई ज्वाइन करके किसी का इंटरनेट चले जाता है, कोई ज्वाइन करता है और फिर बोलता है अरे सर ध्यान कहीं और चले गया था। बोलता नहीं है, होता है ऐसा। और फिर अगर बीच बीच में कहीं बार बार कोई रिपीट करने को बोलेगा तो अपना सिलेबस कब खत्म करेंगे? सिलेबस अगर डिले हुआ हर कोर्स में ऐसा, तो तुमको नुकसान है। और ऐसे लोगों को तो ज्यादा, जो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। एलआरटीएफ में बचे वाले टाइम से कंपेयर करेंगे कि बर्स्ट टाइम से? आप बताओ, एसआरटीएफ में क्या करते हो? एसआरटीएफ में क्या करते हो? एसआरटीएफ में भी तो ऐसे ही करते हो। जो बचे हैं टाइम है उससे कंपेयर करेंगे ना। मैं फिर से आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, वापस करता हूं, जब क्लास लेते हो पूरा कंसंट्रेशन यहां रखा करो। एक लाइन भी जो मैंने कही और आपके दिमाग में नहीं पहुंची, क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी चीज की वजह से, एक सीधा सीधा 2 मार्क का क्वेश्चन वहीं से चले जाएगा। बस यही चाहता था मैं कि तुम लोग इसमें गलती करो। क्योंकि भैया जो तुमने गैंट चार्ट बनाया है वो गलत है। सुनो अभी, सुनो 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 सुनो। हम सारे के सारे प्रोसेसेस के कंप्लीशन टाइम को हिया लिख लेते हैं। नहीं, हुआ लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओए P1, P2, P3, P4, 9, 6, 4 and 2। एक टाइम जीरो, सिर्फ एक प्रोसेस अराइव हुई है एंड दैट इज, और नहीं सर सारी प्रोसेस आ चुकी है। सारी प्रोसेसेस आ गई है टाइम जीरो पर। टाइम जीरो पर सारी प्रोसेसेस आ गई हैं। ओके, अब सारी प्रोसेस आ गई हैं तो उनमें से सबसे बड़ी प्रोसेस को रन करेंगे। करो। जब हम P1 को रन करने जाएंगे, हमने उसको 3 टाइम यूनिट रन किया। क्यों? मैं समझाता हूं। 3 टाइम यूनिट रन करने के बाद में इसका बर्स्ट टाइम बचा 6। कितना बचा? 6। अब बताइए कि P1 और P2 का बर्स्ट टाइम बराबर हुआ कि नहीं हुआ? P1 और P2 का बर्स्ट टाइम बराबर हुआ या नहीं? हो गया। अब क्या सर, P1 और P2 का बर्स्ट टाइम बराबर हो गया? जी हां, हो गया। तो अब हमें टाई ब्रेकर लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? इनमें से किसको रन करेंगे? जो पहले आई, अराइवल टाइम देखा है। अराइवल टाइम तो बराबर है सर, तो फिर आईडी देखेंगे। आईडी में P1 और P2 में P1 का आईडी छोटा है, P1 को कंटिन्यू करेंगे। P1 को एक टाइम और कंटिन्यू किया 4 तक, तो फिर P1 को एक टाइम यूनिट कंप्लीट किया तो इसका रिमेनिंग कितना बचेगा? 5। गड़बड़ हो गई, P1 बड़ा रह गया। P1 जो है बड़ा रह गया, P2 P1 सॉरी P2 बड़ा रह गया 6 और P1 5 पे पहुंच गया। P1 जो है अब वो छोटी हो गई है, P2 बड़ी है। तो क्या करेंगे? P1 को प्री एम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लार्जेस्ट रिमेनिंग टाइम कहा है हमारा, P2 का रिमेनिंग टाइम बड़ा है। P2 को अब शेड्यूल करना पड़ेगा। 3 तक क्यों किया था? क्योंकि 3 टाइम यूनिट P1 को रन करने के बाद P1 और P2 का बर्स्ट टाइम बराबर हो रहा था। आपको समझाना था वहां पे ये बात कि P1 और P2 का टाइम बराबर हो गया है। अब आप पहले P1 को ही कंटिन्यू करो, क्योंकि दोनों का अगर बर्स्ट टाइम बराबर है तो एफसीएफएस के अकॉर्डिंग P1 को ही आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करें? अब P2 को एक टाइम यूनिट रन किया मैंने, 1 टाइम यूनिट 5 तक, इसका रिमेनिंग टाइम 5। फिर से दोनों बराबर आ गए।
फिर से दोनों बराबर आ गए। अगर अब ये फिर से दोनों बराबर आ गए हैं तो अब क्या करना पड़ेगा कि P1 को चांस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि FCFS के अकॉर्डिंग तो P1 को ही चांस मिलेगा। अब P1 को एक टाइम यूनिट चलाया, रिमेनिंग 4, और आप देखोगे कि P2 का टाइम बड़ा दिखने लगा। P2 का टाइम बड़ा दिखने लगा। P2 को एक टाइम यूनिट रन किया अप टू 7, रिमेनिंग इसका भी 4। अब आप देखो P1 P2 P3 तीनों के टाइम बराबर आ गए। उमेश बाबू, ये बात तब थी जब SRTF समझाया था मैंने, SJF में नहीं बोला ऐसी बात। हर चीज हर जगह काम नहीं करती। मैं कहता हूं कि रिलैक्स करो, पढ़ाई मत करो, पर ये मैं तब कहता हूं जब गेट एग्जाम कल है तो आज पढ़ाई नहीं करनी है। पर जब मैं कहता हूं कि रोज रोज 10 घंटा पढ़ो, वो भी सुनो। जब नई प्रोसेस आती है तब प्रीएम्पशन होता है, वो SRTF में है। यहां की बात नहीं की मैंने ऐसी। अब देखो यहां इस केस में P1 P2 P3 तीनों का टाइम है 4 4 4। तीनों में से लॉन्गेस्ट तीनों की तीनों, अराइवल टाइम तो बराबर है, तो हम P1 को रन करेंगे। एक टाइम यूनिट P1 को रन किया 8 तक, रिमेनिंग 3। अब P2 और P3 दोनों बड़े दिखने लगे। अब P2 को रन कर दो FCFS के अकॉर्डिंग 9 तक, रिमेनिंग इज 3। अब सिर्फ P3 बड़ा दिखने लगा। P3 को रन करो 10 तक, रिमेनिंग इज 3। अब P1 P2 P3 तीनों बड़े हो गए बराबर बराबर पे। तो फिर से एक एक बार P1 P2 P3 को रन कर दो इसी सीक्वेंस में, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 2 2 और 2। अब सबके अराइवल सबके बर्स्ट टाइम बराबर आ गए। सबके बर्स्ट टाइम बराबर, तो पहले P1 को रन करेंगे एक टाइम यूनिट 14 तक, ये छोटा रह गया। प्रीएम्पशन करो तो P2 को रन करो एक टाइम यूनिट तक, छोटा रह गया, एक टाइम में बचा इसका। फिर P3 को रन करेंगे एक टाइम यूनिट, और फिर P4 को रन करेंगे एक टाइम यूनिट, तो सबके एक 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 बचे रह जाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास सारी प्रोसेसेस एक एक बार करके P1 P2 P3 P4 रन हो जाएगी 1 बाय 1 बाय 1, 18 19 20 एंड 21 तक। बड़ी ही घटिया सी एल्गोरिदम है कि बड़ी प्रोसेस को पहले चांस दो, छोटी प्रोसेस को रोक लो, और फिर बड़ी प्रोसेस अगर छोटी हो जाए तो उसको भी प्रीएम्प्ट कर दो, और दूसरी प्रोसेस बड़ी हो जाएगी उसको रन करो। सेम चीज जो LJF में बोला था मैंने, यहां पे भी एग्जैक्टली सेम डिसएडवांटेजेस हैं कि इसको यूज ही नहीं किया जाता है। बट यहां से हमें एक चीज सीखने मिलेगी कि हम P1 को तब तक रन करेंगे, या सबसे बड़ी प्रोसेस को तब तक रन करेंगे। सुन लो सुन लो सुन लो, सब इधर सुनो। यहां से एक ट्रिक निकालेंगे, बड़ी प्रोसेस को तब तक रन करेंगे जब तक कि वो दूसरी बड़ी प्रोसेस के बराबर नहीं आ जाती। फिर एक 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 टाइम यूनिट इन दोनों को रन करते जाएंगे तब तक कि जब तक कि ये इसके बराबर नहीं आ जाती। फिर इन तीनों को बराबरी से रन करेंगे एक 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 टाइम यूनिट जब तक कि ये चारों बराबर 2 2 2 2 पे नहीं आ जाती। फिर एक 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 यूनिट करके और इन चारों प्रोसेसेस को आप रन करोगे। प्रणव, मैंने पढ़ाया क्या ये पॉइंट? अगर नहीं पढ़ाया तो अभी कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो क्विकली एक बार रिकैप करा देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास यहां पे 4 प्रोसेसेस थी। जो सबसे बड़ी प्रोसेस थी उसके साथ हमने शेड्यूल शुरू किया, 3 टाइम यूनिट इसको रन किया, उसके बाद ये आ गई 6 पे, दोनों टाइम बराबर आ गए, तो फिर इसको एक और टाइम कंटिन्यू किया, ये आ गया 5 पे। एक और टाइम इसी को क्यों कंटिन्यू किया? FCFS लगा के। FCFS दिमाग में रहना चाहिए। फिर दोनों में से P2 बड़ी आ गई। अब P2 बड़ी आई तो बड़ी को पहले रन करना पड़ेगा। P1 को प्रीएम्प्ट किया, 4 से 5, P2 को रन किया, ये 5 बच गया, दोनों बराबर आ गई। दोनों बराबर आई तो फिर से P1 को चांस मिलेगा, क्योंकि FCFS के अकॉर्डिंग तो P1 को चांस मिलना चाहिए, P2 प्रीएम्प्ट हो गई,
तो P1 P2 एक एक टाइम यूनिट और चलाया, 4 बची। अब तीनों P1 P2 P3 तीनों 4 बची, एक एक टाइम चलाते रहो तो तीनों प्रोसेसेस 2 बार चल जाएंगी और रिमेनिंग टाइम बचेगा 2 और उसके बाद फिर से एक एक टाइम यूनिट चारों को एक के बाद एक चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक प्रोसेस को चलाया वो छोटी बन जाएगी दूसरों के कंपैरिजन में, तो दूसरों को चांस ज्यादा मिलेगा, पहले मिलेगा। ऐसे करके हम प्रोसेसेस को रन करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आता है तो ये जब तक वो आपसे नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच ना पूछे, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए, सारी प्रोसेसेस कितना टाइम यूनिट चलेगी टोटल? 9 + 6 15 + 4 19 + 2 21 तक चलेगी। अगर सारी प्रोसेसेस 21 तक चलेंगी तो आप एक काम करो, लास्ट से गैंट चार्ट बनाओ। ट्रिक समझा रहा हूं, सारे लोगों का कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, वरना फिर बोलोगे अरे सर आप ग्रेट हो, आप तो सारे क्वेश्चन के आंसर कर देते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। पचती नहीं है बातें जब मैं बोलता हूं कि मैंने अभी तो समझाया, फिर से क्यों रिपीट करूं? सुनो, पहले सुनो। ट्रिक क्या है? समेशन ऑफ ऑल द बर्स्ट टाइम्स कितना आया? 21 आया, है ना? अब आप बताओ कि FCFS के अकॉर्डिंग इन प्रोसेसेस को किस सीक्वेंस में आप रन करोगे? क्या FCFS समझ में आता है? FCFS समझ में आता है? यस। क्या होता है FCFS? कि अराइवल टाइम के हिसाब से रन करो, पर अराइवल टाइम नहीं दे रखा है तो इनको 1 बाय 1 आईडी के हिसाब से रन करो। तो आप FCFS के अकॉर्डिंग पहले P1 को रन करोगे, फिर P2, फिर P3, फिर P4। P1 को रन करेंगे, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4। अब ट्रिक ये है कि अगर 21 टाइम यूनिट आपके पास है टोटल, तो ये 21 पे फिनिश होगा। एक यूनिट टाइम पहले 20 पे ये, फिर 19 पर ये और 18 पर ये फिनिश होगा। बस एक एक टाइम यूनिट पीछे कर लो, ये काम हो गया। 17 18 19 20। अरे इट्स ओके बेटा, आपकी गलती नहीं है। होता क्या है ना, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि सर हम पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो क्योंकि आपको लर्निंग करनी है, आप सीरियस हो। बट उस केस में होता क्या है ना, हर बार मैं 1-on-1 नहीं कर पाता हूं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। मेरा जो 1-on-1 है आपके साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए, क्योंकि आपके लिए मैं अकेला हूं। आपकी मैपिंग है 1-to-1 की, मेरे साथ मैप 1-to-many, और many में भी थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या बात समझ में आई? अराइवल टाइम अलग होता तो अराइवल टाइम के हिसाब से हम बनाते गैंट चार्ट। अभी तो 0 है ना, तो अराइवल टाइम के हिसाब से हमने अलग अलग अराइवल टाइम के हिसाब से क्या किया, ये फिनिश कर दिया, खत्म खेल। तो हमने क्या किया, LRTF में एक ट्रिक करी। ये 21 कैसे आया? सम ऑफ ऑल बर्स्ट टाइम्स, जितनी भी प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम का समेशन था 21 पे आया। उसके एक टाइम यूनिट पहले P3 रन होगी, उसके एक टाइम यूनिट पहले P2, और उसके एक टाइम यूनिट पहले P1 फिनिश होगी, खत्म खेल। बस बर्स्ट टाइम सीक्वेंस में ना हो, अरे सीक्वेंस में कहां है, यहां बर्स्ट टाइम कुछ भी हो, कैसे भी हो, बर्स्ट टाइम सीक्वेंस में नहीं भी होंगे चलेगा। तुमको बिना एग्जाम्पल दिए खुद से एग्जाम्पल बनते नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। पहले बनाओ, सीक्वेंस में नहीं है तो करके देख लो, और फिर देखो कि ऐसा होता है, छोटा एग्जाम्पल ले लो, और फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे सर हमने ऐसा किया तो ऐसा आंसर नहीं आया। क्रॉस क्वेश्चन जो है, क्रॉस क्वेश्चन पहले अपने आप से करो। 3 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3। P1 अराइव हुई 0 पे, P2 अराइव हुई 0 पे, P3 अराइव हुई 0 पे। इसको टाइम चाहिए 3, इसको चाहिए 5 और इसको चाहिए 4। आई डोंट केयर कि इनके बर्स्ट टाइम किस सीक्वेंस में हैं, जैसे भी हैं, अगर तीनों प्रोसेस एक बार में आ चुकी हैं, एक साथ आ चुकी हैं, 5 + 4 9 + 3 12 पे फिनिश होंगी यहां, तो सबसे लास्ट में FCFS के अकॉर्डिंग P3 चलेगा, उसके पहले P2 चलेगा, उसके पहले P1 चलेगा। ये आएगा गैंट चार्ट। आप कुछ भी करके देख लो, आप कुछ भी करके देख लो, ऐसा ही होगा। सारी प्रोसेसेस का समेशन, बर्स्ट टाइम का समेशन आया 12, ये रखा 12, उसके एक एक यूनिट पहले
हमने प्रोसेसेस को रन कर दिया जिस सीक्वेंस में उनका बर्स्ट टाइम था, सॉरी उनका FCFS सीक्वेंस था वो। पहले ट्रिक समझो, मैं समझा रहा हूं वो इफ बट जो है वो मेरे को सब पता है। जितनी भी एनालिसिस तुम क्वेश्चन करके पूछ रहे हो ना, वो सारी एनालिसिस का आंसर है मेरे पास, बट वो तब आएगा ना जब आगे स्टेप बढ़ाएंगे। अभी करंट वाली मूवी तो समझो। तुमको ये ऐसे क्वेश्चन देख के ना मेरे को अपने दोस्तों की याद आती है, जब दोस्त लोग जबरदस्ती बुलाते थे यार पिक्चर देखने चलते हैं, मैं बोलता था मैं देख के आ गया, ये मूवी पता है मेरे को, नहीं नहीं तू चल, हम टिकट देंगे तू चल। फिर बिठाते थे पास में और पूछते थे अब क्या होगा आगे, ये मर जाएगा क्या, ये इसके घर पहुंच जाएगा क्या, ये इसको मिल जाएगा क्या। यार अगर मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो फिर तुम मूवी मत देखो, मैं ऐसे ही बता दूंगा स्टोरी घर के घर में, और अगर मूवी देखनी है तो मेरे को छोड़ दो, है ना। तो पहले एक चीज तो समझ में आई, सारी प्रोसेसेस का अगर अराइवल टाइम 0 है तो आपका कंप्लीशन ऐसा बनेगा। है ना। अब देखो, तीन प्रोसेसेस हैं, ये रहा इनका अराइवल टाइम, और ये रहे इनके बर्स्ट टाइम्स। अब बनाओ गैंट चार्ट। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, सेम केस बनेगा। देखो अगर अराइवल टाइम अलग अलग भी हैं तो भी हमने देखा कि बर्स्ट टाइम्स काफी बड़े हैं प्रोसेसेस के। क्या ऐसा केस है कि P1 P2 या P3 के आने के पहले फिनिश हो जाए? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि P1 जो है P2 और P3 के आने के पहले पूरी फिनिश हो जाए? क्या P1 P2 और P3 के आने के पहले पूरी फिनिश हो जाएगी? नहीं। ठीक है, बाद में P2 आ रही है, क्या P2 सॉरी P3 आ रही है बाद में, क्या P3 P2 के आने के पहले, सॉरी उल्टा बोलना चाहिए, P2 क्या P3 के आने के पहले फिनिश हो सकती है? नहीं। अगर नहीं तो फिर जिस सीक्वेंस में प्रोसेसेस आई हैं उसी सीक्वेंस में आखिरी में वो रन होंगी, कुछ भी कर लो। मैं उसका भी काउंटर एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी दूसरी प्रोसेस के आने के पहले एक प्रोसेस फिनिश हो जाती तो क्या होता, आई विल टेल यू। बट अभी सुनो कि अगर हमारी तीनों प्रोसेसेस के आने के पहले कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं होती है तो ये केस बनेगा। और ये केस क्या है? इस केस में गैंट चार्ट कैसा बनेगा? 18 6 24 15 दूना, अच्छा ऐसे कर लेते, 15 दूना 30, 31 32 33 39, ये 39 पे जाएगा। उसके पहले 38 और उसके पहले 37। कौन सी प्रोसेस कब फिनिश हो रही है, क्या मुझे बता सकते हो? अब देखो FCFS के अकॉर्डिंग पहले इसका अराइवल है तो पहले P1 फिनिश होगी, फिर अराइवल P2 का है तो ये, और उसके बाद अराइवल है P3 का तो ये। 37 38 39 ये सिर्फ और सिर्फ LRTF ही है, ओनली LRTF। दूसरी प्रोसेस में ऐसा मत कर देना, दूसरी शेड्यूलिंग में ऐसा मत कर देना, सिर्फ LRTF में ही ऐसा होगा। दिस इज हैपनिंग व्हेन ऑल प्रोसेसेस arrive before any process completes। कोई भी प्रोसेस के कंप्लीट होने के पहले सारी प्रोसेस अराइव हो जाती हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जी। ये स्पेशल केसेस हैं,
अब देखो ये वाला स्पेशल केस है, रिपीट प्लीज प्लीज प्लीज, क्या रिपीट करना है इसमें, इसमें रिपीट क्या करना है ये तो बताओ, इसमें रिपीट क्या करना है, सेम चीज है जो यहां किया वो यहां किया, समेशन ऑफ बर्स्ट टाइम 39 था, अराइवल टाइम के हिसाब से पहले P1 37 पे, P2 38 पे, P3 39 पे फिनिश हुआ, बस यही किया मैंने। ये डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है आप देखिएगा जरा कि P3 आती है 0 पे और टाइम यूनिट सिर्फ 2 लेती है। जब P3 को सबसे पहले सीपीयू मिलेगा 2 टाइम यूनिट के लिए, तब P3 पूरी फिनिश हो जाएगी, पूरी फिनिश, बिफोर एनी अदर प्रोसेस कम्स। अगर दूसरी प्रोसेस के आने के पहले कोई एक प्रोसेस फिनिश हो जाएगी तो उस केस में अपना वाला लॉजिक यहां काम नहीं करेगा। फिर अब आपको 0 टाइम यूनिट पर P3 रन करना है, 2 टाइम यूनिट तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा। अब 2 टाइम यूनिट पर P2 आता है, 1 टाइम यूनिट चला, 2 टाइम यूनिट चला, कितने टाइम यूनिट चलाओगे कि क्या ये P1 के आने के पहले फिनिश हो जाएगा, क्या P2 P1 के आने के पहले फिनिश हो जाएगा, क्या नहीं, P2 P1 के आने के पहले फिनिश नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P2 1 टाइम यूनिट चलेगा 5, इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा और तब तक P3 आ जाएगा। देखो P2 से लेके 3 चला, 2 से लेके 3 चला, रिमेनिंग इज 5 और P1 आ गया। P1 अगर आ गया है, दोनों प्रोसेसेस अब हैं, तो अगर दोनों प्रोसेसेस रहेंगी तो ये लास्ट तक चलेंगी दोनों 1-1 टाइम यूनिट। यस, तो कितना 12 तक चलेगा। सबसे लास्ट अराइव प्रोसेस P1 है, उसके पहले की P2 है। ऐसा गैंट चार्ट बनेगा। गैंट चार्ट बना के देखो, LRTF लगा के देखो, आपको ऐसा गैंट चार्ट बनेगा। फिर इस केस में आपको गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। हियर P3 arrives and completes before any other process arrives। बट ये ना बहुत स्पेशल केस है, ऐसा केस मुझे नहीं लगता बनेगा कभी। मिसिंग पोर्शन, मिसिंग पोजीशन जो भी करना है, मेरे को कंप्लीशन टाइम मिल गया। P3 का कंप्लीशन टाइम इतना है, P1 का इतना है, ये 12 और P2 का है 11। बाकी का आप कर लो बीच में। P2 को जब आप चलाओगे तो 2 टाइम यूनिट चलेगा अप टू 4, और P1 और P2 का दोनों का बराबर बराबर टाइम यूनिट हो जाएगा 4-4, तो एक 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 टाइम चलता रहेगा। बस ट्रिक कुछ नहीं है फिर यहां, आपको बस यहां ध्यान रखना है कि क्या कोई प्रोसेस के आने के पहले दूसरी प्रोसेस फिनिश हो रही है, अगर हां तो पूरा गैंट चार्ट बनाओ। फिर आपको पूरा गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हो। कुछ भी हो सकता है के लिए फुल गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। जी हां, अभी तक जो हमने ये ट्रिक देखी है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फिनिशिंग टाइम या कंप्लीशन टाइम देखना है, ताकि वहां से टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल पाए। अगर इन्होंने कंटेक्स्ट स्विच पूछ लिया तो फिर आप मरे, आपको पूरा गैंट चार्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको उन्होंने नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विच पूछ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको पूरा गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो पूरा गैंट चार्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इन केस में कि अगर हमें कंप्लीशन टाइम या टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम ही चाहिए, क्योंकि एक बार कंप्लीशन टाइम मिल गया उसके बाद टेबल में एंट्री फिल करनी है, फिर हमको गैंट चार्ट नहीं देखना। पर यह वाली ट्रिक कब काम करेगी, जब हमारी कोई प्रोसेस फिनिश हो, उसके पहले सारी प्रोसेसेस आ जाए, तो हम सारी प्रोसेसेस को एक एक करके यहां फिनिश कर लेंगे। बट यहां इस केस में मैंने कहा था कि P3 को टाइम लगता है 2 टाइम यूनिट
और वो 0 पे आ जाती है। उसको जैसे ही 2 टाइम यूनिट हमने रन कराया, दूसरी कोई प्रोसेस 2 तक आई नहीं थी, उसके पहले आई नहीं थी। 2 पर P2 आई, पर उसके पहले P3 पूरी फिनिश हो गई, तो इसका कंप्लीशन टाइम अलग होगा। इसलिए आप P3 को यहां फिनिश नहीं करेंगे, इसकी वजह से आपको गैंट चार्ट पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ट्रिक जो आपको याद रखनी है वो सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए याद रखनी कि ऐसे के में एग्जाम्पल है कि टाइम 0 पर सब हो गया, या फिर अराइवल टाइम जो है कहीं ना कहीं बहुत छोटा छोटा है, बर्स्ट टाइम बड़े हैं, तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हो, वरना फिर गैंट चार्ट बना ही लेना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो एक जरा। आज तक ऐसा क्वेश्चन आया है गेट में, पहले ये क्वेश्चन का आंसर करो, उसके बाद बात करेंगे। देखो किसी भी चीज से क्वेश्चन आए हैं तभी उससे क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी हम नहीं कर सकते। कभी कभी टीचर के अपने एंटीसिपेशन भी होते हैं कि हो सकता है इससे अगले कुछ 1-2 साल में क्वेश्चन बन जाए, उसलिए भी आपको ये पढ़ाई जाती है एल्गोरिदम्स कुछ। कंसेप्ट रिकॉप कैप ये है बाबू, ये रहा कि अगर प्रोसेसेस टाइम 0 पर अराइव होती हैं, या फिर अराइवल टाइम ऐसे हैं कि कोई भी प्रोसेस सारी प्रोसेसेस के आने के पहले कंप्लीट नहीं हो सकती, सारी प्रोसेसेस 2 तक अराइव हो जाएंगी और 2 तक इनमें से कोई भी प्रोसेस फिनिश तो नहीं हो पाएगी, तो आप क्या कीजिए, समेशन ऑफ बर्स्ट टाइम लीजिए आखिरी में, और FCFS के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस को एक एक टाइम यूनिट फिनिश करिए। FCFS के अकॉर्डिंग पहले P1 रन होगा, फिर P2, फिर P3, तो P1 P2 P3 एक एक टाइम यूनिट। 39 पे सारी प्रोसेस फिनिश हो जाएंगी, 38 पर P2 और 37 पर P1 फिनिश होगा। देखो कंसीडर 3 प्रोसेसेस, आईडी है 0 1 2, P0 P1 P2 with compute time burst of 2 4 8, 2 4 and 8, all processes arrive at time 0. Consider the longest remaining time first algorithm. Ties are broken by given priority to process with lowest process ID. क्योंकि अराइवल टाइम सेम है इसलिए डायरेक्ट आईडी की बात की उन्होंने। द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज, टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें सिर्फ कंप्लीशन देखना है, जस्ट बिकॉज सारी प्रोसेसेस टाइम 0 पर अराइव हुई हैं, तो आखिरी में रन होगा P0 फिर P1 और P2 इस तरीके से। 8 4 12 और 2 14, 14 पर P2 फिनिश होगा, ये 13 पर, ये 12 पर, बस कंप्लीशन टाइम आ गया, यहां से कंप्लीशन टाइम आ गया, फिर वहां से टर्न अराउंड टाइम हम निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम इस P1 P0 का है 12, 13 और 14, टर्न अराउंड टाइम सेम टू सेम आएंगे क्योंकि अराइवल टाइम 0 है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो होगा 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 13 और ऑप्शन ए इज करेक्ट। पंचायत ही बहुत रहती है तुम लोगों को। सर कभी क्वेश्चन आया 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 क्वेश्चन आया क्वेश्चन आया, ये ले फेंक के मारा मुंह पे तुम्हारे। अब लो कैच करो, गेट का ही PYQ है। ठीक है चलिए, अगली एल्गोरिदम है HRRN। ओके, बिफोर HRRN सेम प्रॉब्लम जो हम यहां पे भी लिख सकते हैं, एडवांटेज कोई नहीं,
नन, कोई एडवांटेज नहीं है इस एल्गोरिदम का। डिसएडवांटेज सारे के सारे हैं यहां भी। क्या है डिसएडवांटेज? है हमारे पास पहला डिसएडवांटेज है, एक तो स्टारवेशन हो सकता है छोटी प्रोसेसेस का, कि बड़ी प्रोसेसेस आती जा रही है, स्टार हो गई छोटी प्रोसेस। दूसरी चीज है कॉन्वॉय इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। फिर तीसरी चीज यहां पे वो ये है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। इसको हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी चलेगा, पर फिर भी करा दिया क्योंकि गेट में आया है। चलिए, हमने एक चीज देखी, स्टारवेशन। एसजेएफ एसआरटीएफ में होता है। एसजेएफ एसआरटीएफ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर है। किससे? एलआरटीएफ, एलजेएफ और बाकी दो एल्गोरिदम जो हमने देखी है उनमें से। तो एसजेएफ जो हमारी एल्गोरिदम है नॉन प्रीएम्प्टिव, उसमें हमने एक प्रॉब्लम देखी, वो है स्टारवेशन। क्यों स्टारवेशन होता है? क्योंकि हम फेवर करते हैं एक टाइप की प्रोसेस को, और वो क्या है? छोटी प्रोसेसेस। जो छोटी प्रोसेस आई उसी को शेड्यूल करें बिना सोचे समझे। अब इस केस में अगर एक बड़ी प्रोसेस वेट करते 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 बहुत लंबे टाइम तक वेट करती रह जाए तो क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचआरआरएन एक एल्गोरिदम थी जिसको बनाया गया सिर्फ इंप्रूवमेंट के लिए, कि एसजेएफ में जो स्टारवेशन आ रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। मतलब कि जो प्रोसेस काफी देर से वेट करती जा रही है, बहुत लंबे टाइम तक वेट करती जा रही है, उसका वेट टाइम लिमिट करो। तो मतलब हम एचआरआरएन एल्गोरिदम जो लगाने वाले हैं उसका मोटिव यह है कि हम अभी भी छोटी प्रोसेस को पहले रन करेंगे, अभी भी वैसा ही है। बट अगर कोई प्रोसेस का वेट टाइम बहुत बढ़ गया तो फिर उसको हम शेड्यूल कर देंगे बीच में। क्या कर रहे हैं हम छोटी प्रोसेस को ही रन कर रहे हैं, पहले उसी को फेवर कर रहे हैं। बट बाय चांस अगर कोई प्रोसेस का वेट टाइम बहुत इंक्रीज हो गया तो उसे हम बीच में शेड्यूल कर देंगे ताकि स्टारवेशन ना हो। तो ये एसजेएफ का ही एक एडवांटेज, या सॉरी एडवांस्ड वर्जन है कह सकते हैं, एडवांस तो नहीं कह सकते, एक्सटेंशन वर्जन है, डिफरेंट है एसजेएफ से। नॉट ओनली फेवर्स शॉर्ट जॉब्स, मतलब हम बर्स्ट टाइम को प्रिफर करते हैं कि छोटी प्रोसेस पहले रन हो, बट लिमिट्स और डिक्रीजेस द वेटिंग टाइम फॉर लॉन्गर जॉब्स ऑल्सो। लॉन्गर जॉब्स जो हैं उनकी वेटिंग टाइम को भी लिमिट करेगा। पर कैसे? इसमें जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आएगा वो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है इसका रिस्पॉन्स रेशियो। इस एल्गोरिदम का नाम ही है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। तो ये रिस्पॉन्स रेशियो पे काम करती है, और इसका एल्गोरिदम का जो टाइप है वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर मान लो दो प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनका रिस्पॉन्स रेशियो बराबर आया, हमें हाईएस्ट वाली ढूंढनी है पहले, पर अगर दो का सेम टू सेम आ गया तो टाई ब्रेकर यहां जो लगेगा वो लगेगा एसजेएफ। याद रखिएगा एसजेएफ। एसजेएफ में भी अगर प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम बराबर आ गए तो फिर हम अराइवल टाइम पे जाएंगे, अराइवल टाइम भी बराबर है तो आईडी पे जाएंगे, ऐसे। हाँ जी, अब रिस्पॉन्स रेशियो निकलता कैसे? प्रोसेस का अभी तक का वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम। एस इज सर्विस टाइम या बर्स्ट टाइम। तो रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे प्रोसेस के अभी तक का वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम डिवाइड बाय बर्स्ट टाइम प्रोसेस का। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम पहले एसजेएफ के लिए सॉल्व करते हैं ताकि हम डिफरेंस समझ पाए कि एसजेएफ और इसमें क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले टाइम जीरो पर हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ चुकी है? सबसे पहले हमारे पास टाइम जीरो पर P1 आई, P1 को रन किया। जस्ट बिकॉज प्री एम्प्टिव एल्गोरिदम नहीं है तो हम P1 को पूरा रन करेंगे 3 टाइम यूनिट, फिनिश होगी।
3 टाइम यूनिट तक आप देख सकते कोई दूसरी प्रोसेस आई नहीं, सिर्फ P2 आई 2 था, सिर्फ और सिर्फ P2 आई। तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, P2 को ही रन कर दो, कर दिया। अप टू 6 टाइम यूनिट मतलब 9 हो गया। अब 9 टाइम यूनिट तक बाकी तीनों प्रोसेस आ चुकी है। इनमें से आप देखेंगे सबसे छोटी प्रोसेस है P5, उसको रन करो, 11 तक कर दिया रन। फिर और छोटी प्रोसेस ये रही P3, उसको रन कर दिया 4 टाइम यूनिट 15 तक, और लास्ट में आएगा P4 20 तक। हो गया डन। 6 4 10 5 3 8 10 10 20, ठीक है। ये रहा SJF, ये था SJF। मैं इससे कंपेयर करूंगा अब HRRN को। अब मैं यही चीज HRRN के लिए भी करना चाहता हूं। अब HRRN में क्या डिफरेंस आएगा ये देखते हैं। एल्गोरिदम तब लगती है जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेस हो, तो सिलेक्ट करना जो है डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी प्रोसेस को रन करें, इसलिए हम एल्गोरिदम लगाते हैं। टाइम 0 पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, P1 का रन हो जाएगा, 3 टाइम यूनिट रन करेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा जो है ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है, ठीक है। फिर 3 टाइम यूनिट तक P2 ही अराइव हुई है और कोई ऑप्शन है नहीं, P2 को रन करेंगे 9 टाइम यूनिट तक। हो गया, 2 प्रोसेस रन हो गई। अब 9 टाइम यूनिट तक हमारे पास 4 पे P3 भी आ चुका होगा, P4 भी आ चुका होगा 6 पे, और P5 भी आ चुका होगा। हमारे पास रेडी स्टेट में अब 3 प्रोसेस हैं। अब 3 में से किसको शेड्यूल करें? SJF में क्या था, हम छोटी प्रोसेस इसको शेड्यूल कर रहे थे। अब हम निकालेंगे HRRN एल्गोरिदम के हिसाब से कि अब हम इन 3 प्रोसेसेस में से किसको रन करेंगे। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एट पॉइंट 9 और टाइम 9 हम 3 प्रोसेसेस हमारे पास हैं, P3 P4 P5, और तीनों में से कोई एक ही प्रोसेस हम रन कर सकते हैं। किसको रन करेंगे? जिसका रिस्पांस रेशियो हाईएस्ट होगा। रिस्पांस रेशियो निकालना पड़ेगा, कैसे? प्रोसेस का वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम डिवाइड बाय सर्विस टाइम। ठीक है, एक काम करते हैं, सर्विस मतलब बर्स्ट टाइम। तो अब हम एक काम करते हैं, रिस्पांस रेशियो निकालते हैं प्रोसेस P3 का। P3 का अगर रिस्पांस रेशियो निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि P3 अराइव हुई है 4 पे। हम अभी किस टाइम यूनिट पे पहुंचे हैं? 9 पे। P3 अराइव हो चुकी थी 4 पे, 9 तक P3 ने वेट किया, तो इसका वेटिंग टाइम कितना आया? P3 का वेटिंग टाइम कितना आया? 3 टाइम यूनिट, 4 टाइम यूनिट, 5 टाइम यूनिट, कितना? 4 से लेके 9 तक वेट किया है P3 ने 5 टाइम यूनिट, तो इसका वेटिंग टाइम है 5। कैसे निकला पता चला? मैं अगर 9 टाइम पे अभी हूं तो करंटली इतने टाइम तक किसी प्रोसेस ने कितना वेट किया हुआ है अभी, बस वही बात कर रहा हूं। क्या यही टोटल टाइम होगा वेटिंग का? नहीं, ये उस प्रोसेस का पूरा वेटिंग टाइम नहीं है, सिर्फ अभी तक का वेटिंग टाइम है। आगे हो सकता है और वेट करे प्रोसेस। ठीक है, तो 4 पे आई, 9 पे सीपीयू मिला, 5 टाइम यूनिट वेट किया, प्लस P3 का बर्स्ट टाइम है 4 डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम 4, 9 डिवाइड बाय 4, 4 दूना 8.25। अब रिस्पांस रेशियो निकालते हैं P4 का। P4 प्रोसेस आती है 6 पे, 9 तक इसने 3 टाइम यूनिट वेट किया है, 6 से लेके 9 वेटिंग में है अभी, 3 टाइम यूनिट वेटिंग में, प्लस बर्स्ट टाइम 5 डिवाइडेड बाय बर्स्ट टाइम, 8 डिवाइड बाय 5 इज 1.6। रिस्पांस रेशियो आप P5 का निकालते हैं। P5 आई 8 पे, 8 से लेके 9 वेटिंग टाइम 1 प्लस बर्स्ट टाइम 2 डिवाइड बाय 2, 3 बाय 2 1.5। बताइए किसको रन करें? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट है ना, तो सबसे ज्यादा रिस्पांस रेशियो किसका है?
P3 का है, अगर ये हाईएस्ट है तो P3 को रन करना पड़ेगा। हम पहले P3 को रन करेंगे। क्या P3 सबसे छोटी प्रोसेस थी इन तीनों में? नहीं, हमने छोटी प्रोसेस को पहले फेवर नहीं किया। अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि छोटी प्रोसेस अभी अभी एक टाइम यूनिट पहले आई और इसको सीपीयू मिल जाए, नाइंसाफी होगी इस प्रोसेस के साथ, क्योंकि ये 5 टाइम यूनिट तक वेट कर रही थी, बहुत देर से ये वेट कर रही थी, इसलिए इसका वेटिंग टाइम ज्यादा इंक्रीज ना हो, इसलिए हमने पहले किसको शेड्यूल कर दिया? P4 P3 को शेड्यूल किया, क्योंकि उसका वेटिंग टाइम बढ़ रहा था। आप देखो इसका वेटिंग टाइम 5 है, विच इज लार्ज वैल्यू, और वो जो वेटिंग टाइम है ज्यादा आने की वजह से रिस्पॉन्स रेशियो उसका बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करें? अब P3 को शेड्यूल करें 4 टाइम यूनिट तक, अप टू 13, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। अब 13 पे फिर से हमारे पास दो प्रोसेसेस बची हैं, P4 P5, दोनों का हमें क्या निकालना है? रिस्पॉन्स रेशियो निकालना है। सो एट टाइम 13 हमें फिर से दो प्रोसेसेस P4 P5 का रिस्पॉन्स रेशियो निकालना है। अब वापस पुराना वाला वेटिंग टाइम यूज मत कर लेना, पुराना वाला वेटिंग टाइम यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब वेटिंग टाइम अलग होगा प्रोसेसेस का। अब देखो 13 पे P4 P5 दोनों बची हैं, 6 से लेके 13, P4 का वेटिंग हो जाएगा अब 7, P4 का वेटिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। क्यों होगा? और 4 यूनिट वेट ही किया इसने, पहले 3 टाइम यूनिट तक वेट किया था, अब 4 टाइम यूनिट तक और P3 रन हुई तो और वेट किया, तो वेटिंग टाइम टोटल 7 हो गया, प्लस 5 डिवाइड बाय 5, 7 5 12 डिवाइड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 2.4। P5 का देख लेते हैं, 8 पे आई, 8 पे आई, 13 तक 5 टाइम यूनिट वेट किया, प्लस 2 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया ये? 7 डिवाइड बाय 2 3.5। अब किस प्रोसेस का रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा आया? P5 का आया, हाईएस्ट आया। तो अगर ये हाईएस्ट है तो फिर P5 को हम रन कर देंगे। P5 को हमने रन किया, 2 टाइम यूनिट चलाया 15 तक, उसके बाद सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है, आपको रिस्पॉन्स रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, उसी को आप रन कर देंगे। हमने इसको SJF से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि ये SJF की ही एक कमी को सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम, और वो कमी क्या है? स्टारवेशन दूर कर देती है SJF का। मतलब ये SJF की तरह ही काम करती है, पर अगर एक प्रोसेस बहुत देर तक वेट करती रह जाए तो फिर उसको पहले शेड्यूल कर देती है। अब तुम अगर मैथमेटिक्स के थोड़े जानकार हो तो देख लो, रिस्पॉन्स रेशियो का कोई स्पेसिफिक आधार नहीं है, ये मुझे ज्यादा चाहिए। अगर आप छोटा से छोटा बर्स्ट टाइम लोगे प्रोसेस का तो ये ज्यादा आ जाएगा। ये आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बर्स्ट टाइम छोटा, रिस्पॉन्स रेशियो बड़ा। पर अगर किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम बड़ा हो गया तो ग्रेटर पे ग्रेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W। ठीक है, चलिए अब इसके एडवांटेज में हम एक चीज लिख सकते हैं, वो क्या है? नो स्टारवेशन। यहां स्टारवेशन नहीं आएगा, और वैसे भी हम छोटी प्रोसेस पहले रन करते हैं तो यहां कॉन्वो इफेक्ट भी नहीं आएगा। इसका टाई ब्रेकर FCFS है। हाँ जी, अगर नहीं बताया है हमने तो टाई ब्रेकर हमने SJF बताया है, FCFS नहीं। दो प्रोसेसेस में जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है उसको पहले रन करेंगे, बर्स्ट टाइम भी बराबर आया तो अराइवल टाइम भी बराबर आया तो ID। SJF है इसका टाई ब्रेकर। इसका डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है? सबसे पहले तो प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बर्स्ट टाइम चाहिए रिस्पॉन्स रेशियो टैग चेक करने के लिए, और वो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है ये एल्गोरिदम।
एक बड़ा डिसएडवांटेज यही है इसका। अब इस पे ना सालों साल कोई क्वेश्चन ऐसा सच आया नहीं। अब क्वेश्चन नहीं आया तो हम इसको ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे भी नहीं। अब आते ही नहीं, इससे क्वेश्चन ही नहीं आता। क्वेश्चन जो आते हैं आपके सबसे पहले एफसीएफएस से आएगा, एसजेएफ एसआरटीएफ से आएगा, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम से आएगा, या फिर आरआर राउंड रॉबिन से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एल्गोरिदम है हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम। अब प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम में ना बहुत ज्यादा अलग कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपने एसजेएफ और एसआरटीएफ कर लिया है तो ये आपको अब इजी लगेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली बस एसजेएफ एसआरटीएफ की तरह ही बिहेव करती है। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले रन करो, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस फर्स्ट। अब प्रायोरिटी कैसे पता चलेगी, वो क्वेश्चन में मेंशन होगी कि ये प्रायोरिटी इतनी इतनी है और इस प्रोसेस की प्रायोरिटी छोटी है, ये इसकी बड़ी है, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास टाई आता है कि दो प्रोसेस की प्रायोरिटी बराबर आ गई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज या किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के बनाए हुए क्वेश्चन में दिखेगा, किसी भी आईआईटी या आईआईएससीएन के बनाए हुए क्वेश्चन में नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी बराबर आ गई। पर मान लो कि आईआईटी आईआईएससी वाले आपसे आपका टेस्टिंग करना चाहते हैं दिमाग का, तो फिर टाई ब्रेकर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो चाहते हैं कि आपको टेस्ट किया जाए कि दो प्रोसेस की प्रायोरिटी बराबर आ गई तो क्या करें, तो उस केस में आपको जो है क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि टाई ब्रेकर कैसे लगाया जाए। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। ये टाइप ऑफ एल्गोरिदम दोनों टाइप की होती है, इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी आएगा, प्रीएम्प्टिव भी आएगा। अब नॉन प्रीएम्प्टिव लगाना है कि प्रीएम्प्टिव लगाना है, कोई डिफॉल्ट केस कोई डिफॉल्ट केस नहीं, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होता है। हर चीज क्वेश्चन में मेंशन होती है। गेट के क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसी फालतू की चीजें टेस्ट करने के लिए नहीं बोला जाता, सब कुछ गिवन होता है। अब अगर मैंने आपको बोला कि दो प्रोसेस हैं P1 और P2, इनकी प्रायोरिटी दे रखी है, P1 की प्रायोरिटी है 6, P2 की प्रायोरिटी है 3, बताइए किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है? कौन हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है, P1 है कि P2 है? P1 हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है कि P2 हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है? ये देखो अलग अलग आंसर आए, P1 है P2 है। सुनिए जरा, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये चीज भी क्वेश्चन में मेंशन होगी कि अगर प्रायोरिटी के दो अलग अलग नंबर दे रखे हैं तो छोटे नंबर को हायर प्रायोरिटी मानोगे कि बड़े नंबर को हायर प्रायोरिटी मानोगे, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। सुनिए जरा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमें अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन नहीं लगाना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड का ही होता है, उसमें फालतू की चीजें अजम्पशन नहीं की जाती। हर चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी कि छोटा नंबर की हायर प्रायोरिटी मानो कि बड़ा नंबर की हायर प्रायोरिटी मानो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सारी प्रोसेसेस के अराइवल टाइम दे रखे हैं, बर्स्ट टाइम दे रखे हैं, प्रायोरिटी नंबर 4, 5, 6, 10, 9, 7 दे रखा है। आप देख सकते हो यहां 10 के सामने हाईएस्ट लिखा है। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका क्वेश्चन का? ये हाईएस्ट लिखने का क्या मतलब है कि सर प्रायोरिटी नंबर्स में 10 जो है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, P4 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, मतलब कि बड़ा नंबर का बड़ा प्रायोरिटी, हायर नंबर हायर प्रायोरिटी है। यहां पे हायर नंबर हायर प्रायोरिटी ये दे रखा है, यहां पे छोटा नंबर छोटी प्रायोरिटी, बड़ा नंबर बड़ी प्रायोरिटी। ठीक है, अब यहां पे हमें इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करना है। पहले हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में सॉल्व कर लेते हैं।
अगर हम इसको नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल हो जाएगा ये तो। टाइम 0 पर कौन कौन सी प्रोसेस आ गई रे बउआ? सरदार सिर्फ एक P1 आई है। नॉन प्रीएम्प्टिव में जो आया उसको रन करो, पूरा फिनिश करो, बीच में छोड़ो मत। एक बार जो मैंने सीपीयू पकड़ लिया तो फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नहीं सुनता। P1 को पूरा पूरा रन कर दो। अब देखो यहां पे एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी बहुत बार की है वो ये की है कि प्रायोरिटी देखने के चक्कर में इसी को ही मैं बर्स्ट टाइम मान लेता हूं। भैया ये प्रायोरिटी है, ये बर्स्ट टाइम है, दोनों अलग अलग हैं। तो प्रोसेस को रन जो करना है उसके बर्स्ट टाइम के हिसाब से करना है कि बर्स्ट टाइम 4 है तो 4 टाइम यूनिट तक रन करो। अब 4 टाइम यूनिट तक आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है। ये चार अगर आई हैं, इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस को रन करना है। कौन है हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस? P4। P4 को कितने टाइम, 10 या 1 कितने टाइम यूनिट रन करना है? हाईएस्ट प्रोसेस को रन किया, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को कितने टाइम यूनिट रन करना है? बर्स्ट टाइम वाला कॉलम देखना, 1 टाइम यूनिट। P4 को रन करेंगे अप टू 5। अब अप टू 5 में हमारे पास कौन कौन अवेलेबल है? ये भी है, ये भी है, ये तो अभी अभी फिनिश हुआ, ये हुई है, ये भी है। 4 प्रोसेस और बची हैं। इन 4 प्रोसेसेस में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी बची? इसकी बची। तो इसको अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी मानेंगे तो P5 को रन करेंगे पहले 2 टाइम यूनिट अप टू 7। 2 टाइम यूनिट क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम 2 है बाबू। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? ये वाली। बर्स्ट टाइम इसका 6 है, P6 को रन करेंगे 6 टाइम यूनिट अप टू 13। फिर नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट आई हमारे पास नेक्स्ट प्रायोरिटी है ये वाली P3। P3 की नेक्स्ट प्रायोरिटी है 6, रन करेंगे 3 टाइम यूनिट 16 तक। और आखिरी में ये आएगा P2, 2 टाइम यूनिट रन होगा 18 तक। इजी है। SJF अगर करा है तो आपको ये आसान लगेगा। ओनली थिंग इज कि यहां प्रायोरिटी नंबर अलग से दे रखा है, बस और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि हाँ हमने जो ये 20 निकाला है, 18 निकाला है, वो सही है कि नहीं। 6 4 10 15 16 17 18, ठीक है। 18 टाइम यूनिट तक सारी प्रोसेसेस रन हो जाएंगी। बाकी का तो आप आराम से कर सकते हो। अब यही चीज अगर मुझे प्रीएम्प्टिव वर्जन में रन करना पड़ती तो प्रीएम्प्टिव वर्जन में रन करना पड़ती तो क्या करते? अगर कोई प्रोसेस करंटली रन कर रही है और बाद में आती है एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो करंट रनिंग प्रोसेस को हमें प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। करंट रनिंग प्रोसेस जो है उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। वही SRTF वाला खेल। वहां पे हम छोटी प्रोसेस के अराइवल पे बड़ी प्रोसेस को रोक रहे थे, यहां पे प्रायोरिटी चेक करेंगे कि अगर बाद में आने वाली प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको रन करेंगे, प्रीएम्प्ट करके छोटी प्रोसेस कम प्रायोरिटी की प्रोसेस। चलिए रन करते हैं। टाइम 0 पर एक ही प्रोसेस अराइव हुई है P1। कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। P1 को 1 टाइम यूनिट हमने रन किया, इसका रिमेनिंग टाइम हमारे पास अपडेट हुआ 3। और आप देखिएगा 1 टाइम यूनिट पर एक प्रोसेस आती है P2 जिसकी प्रायोरिटी नंबर है 5। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों की प्रायोरिटी को, बस टाइम नहीं, प्रायोरिटी कंपेयर करेंगे। हमने देखा सर 10 हाईएस्ट है, मतलब 5 4 से ग्रेटर है। 5 की प्रायोरिटी ज्यादा, 4 की कम, मतलब P2 जो नई प्रोसेस आई है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? P2 को शेड्यूल कर देंगे। P2 को शेड्यूल कर दो, P2 को शेड्यूल कर दिया, 1 टाइम यूनिट रन किया, रिमेनिंग बचा 1 और 2 टाइम यूनिट पर P3 आ गई। अब P3 का प्रायोरिटी देखा, ये दोनों अभी है हमारे पास। P3 की प्रायोरिटी 6। अड़ी बाबा, ये 6 तो 4 5 से भी ग्रेटर है। हायर नंबर, हायर प्रायोरिटी नई प्रोसेस की हायर प्रायोरिटी करंट प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दो। करंट प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दो
कर दिया और इसको रन करो P3 को, P3 रन होगा एक टाइम यूनिट अप टू 3, रिमेनिंग इसका बचा 2 और P4 आ गई 3 पर। देखो नई प्रोसेस जब तक आ जाती है तब तक आप देखो नई प्रोसेस कब आई, 3 पे आई। अब 3 पे आई ये प्रोसेस, ये तो हाईएस्ट प्रायोरिटी की है, इन तीनों को तो बाद में चांस मिलेगा, पहले इसको मिलेगा। तो आप पहले P4 को रन करो, P4 को रन करेंगे एक टाइम यूनिट अप टू 4, क्योंकि एक ही टाइम इसका बर्स्ट टाइम है, खत्म। अब 4 पे ये P5 आ गई, ये 3 अभी भी पेंडिंग में है और ये आ गई। इन 4 में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, P5 की। अब देखो P5 को हम एक टाइम यूनिट रन करेंगे अप टू 5, रिमेनिंग इज 1 और 5 पे एक नई प्रोसेस P6 भी आ गई, ये भी आ गई। अब हमारे पास ये 3 बची हुई हैं, ये दोनों और भी बची हुई हैं। अभी भी नई अराइविंग प्रोसेस जो है उसकी प्रायोरिटी P6 की P5 से ज्यादा नहीं है, तो हम P5 को कंटिन्यू करेंगे, 5 नहीं 6 तक कंटिन्यू कर देंगे और 6 तक ये फिनिश हो जाएगी। क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, अगली आने वाली प्रोसेस की प्रायोरिटी छोटी थी, तो उसी को कंटिन्यू किया। अब हमारे पास 3 प्रोसेस ये और एक ये बचा है। अब अगर सारी प्रोसेसेस अराइव हो चुकी हैं तो आगे आने वाली कोई ऐसी प्रोसेस है नहीं है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे सारी प्रोसेस को रन कर दो। अब आपको प्रीएम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रीएम्पशन तो तब होगा ना जब कोई नई प्रोसेस आएगी और उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, यहां है नहीं, तो एक एक करके रन कर दो। बची प्रोसेस में से हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी, तो P6 रन होगा पहले 6 टाइम यूनिट पर 12, फिर उसके बाद में P3 रन होगा, अब 2 टाइम यूनिट ही बचा है इसका, हाँ 14 तक। उसके बाद P2 एक टाइम यूनिट तक 15 तक, और उसके बाद में P1 3 टाइम यूनिट 18 तक, खत्म। प्रायोरिटी के हिसाब से रन कर दिया। ये रहा गेन चार्ट। इसमें और एसजेएफ एसआरटीएफ में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप लोगों को वो समझ में आया है तो ये भी समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। अब ये एक क्वेश्चन है प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों के लिए, आप सॉल्व करके लेके आइए होमवर्क के जैसा, और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि और क्या प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम में स्पेशल है। सॉल्व कर लेना, है ना। प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम की पूरी जो एनालिसिस है थोड़ी बहुत वो, और बाकी की दूसरी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा स्लो चलेंगे कल, क्योंकि राउंड रॉबिन आएगा। राउंड रॉबिन में पहला दिन तो आराम से ही जाता है, तो कल हम प्रायोरिटी की बेसिक छोटी मोटी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, फिर राउंड रॉबिन, और जैसे ही सारी एल्गोरिदम फिनिश हो जाएंगी तो इन सारी एल्गोरिदम की बहुत सारी छोटी छोटी एनालिसिस बची हुई है कि ये क्यों, ये कब, प्रीएम्पशन कब नहीं कब होगा, कौन कैसे जैसा क्या कब क्या करेगा। ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं सिस्टमेटिकली आपको एक साथ लिखा दूंगा, ताकि वो सारे पॉइंट एक साथ इकट्ठे आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट इसको प्रीएम्प्टिव वर्जन को कर सकते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव को नहीं करेंगे। इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन कर सकते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं। एल्गोरिथम कितने मार्क्स की आती है? एक क्वेश्चन 2 मार्क का आ जाता है। आपके वाले नोट सफिशिएंट नहीं है बेटा जी, आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए वाईटी पे लाइए। किस चीज का इंटरव्यू? बेटा जो टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगी ना, उसमें क्या है ना, 3-4 चैप्टर का एक टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और 3-4 चैप्टर का एक टॉपिक वाइज टेस्ट अलग होगा। तो 2 सेक्शन में डिवाइड किया पूरे कोर्स को, एक सेक्शन 2 सेक्शन ऐसे। तो पहले सेक्शन में 5-6 टॉपिक्स या 2-3 चैप्टर होंगे, 50% सिलेबस, दूसरे में 50% सिलेबस, 50% सिलेबस का टेस्ट अलग, 50 का अलग, ऐसे आपको 1-2 टेस्ट मिलेंगे हर एक टॉपिक के, और उसके बाद पूरे सब्जेक्ट के भी 2-3 टेस्ट मिल जाएंगे। ऐसे टेस्ट सीरीज होती है पूरी। इसके अलावा आपको एक और चीज मिलेगी, वो है हमारे यहां कोर्स में वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट तो कोर्स के साथ में होता है,
हर कोर्स में हर वीकेंड पे आपको एक टेस्ट मिलेगा। जिनका टेस्ट नहीं आया है वो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यह है टेलीग्राम ग्रुप, t.me लिख के आप इस पे ग्रुप पे देख लीजिएगा, ठीक है।